मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम रेवरेंड इंटेंसिटी है। अध्याय 31 से 40। मैंने लगातार 7 दिनों तक बुनियादी मार्शल आर्ट का कड़ा प्रशिक्षण लिया है, लेकिन सोचने पर लगता है कि मैं फेंग युआन के केवल 2 बार ही झेल पाया और उसके बाद बेहोश हो गया। शर्म, अक्षम्य शर्म, गु युमो बेई ने पीड़ा और खेद से भरकर कहा। परिवार के बगीचे में उन्होंने लकड़ी की कठपुतली का सामना किया और घूंसे और लातें चलाने लगे, जिससे गूंज पैदा हो रही थी। अचानक उसे एक हंसने वाली आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम्हें कठपुतली से गहरी नफरत है? इतना बड़ा आक्रोश क्यों? ये परिचित आवाज सुनकर गु युमो बेई शांत हो गया और उसने अपने हमले रोक दिए। उसने सिर घुमा लिया। बहन, तुम वापस आ गईं। हाँ हाँ, परिवार परिषद ने मुझे एक जांच अभियान के लिए भेजा था जो 10 दिनों से अधिक समय तक चला। गु युमो यान ने हंसते हुए जवाब दिया। वह मो बेई की रक्त संबंधी बहन थी, जो रैंक 2 मध्य चरण की गु मास्टर थी। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें मो बेई को तेजी से देख रही थीं। भाई, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान क्या हैं? तुम्हें किसने परेशान किया? अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं गलती से फिसला और गिर गया। मो बेई के चेहरे पर घबराहट की झलक दिखी जब उसने बहाना बनाया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में पता चले। मो परिवार के भावी उत्तराधिकारी और परिवार के मुखिया गुयुमो चेन के प्रिय पोते की सच्चाई लगातार 2 बार लड़ाई में पराजित हुई। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि वह अकेले बदकिस्मत नहीं थे। अन्य लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ा। ओह, उस मामले में आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। जहां तक आपके युद्ध प्रशिक्षण का सवाल है, ये काम नहीं करेगा। इस समय आपके पास अपनी रक्षा को बढ़ाने वाला कोई हथियार नहीं है, इसलिए अपने आप को ढकने के लिए मोटे तौलिए का उपयोग करें। इससे आपके अंगों को चोट लगने से बचाया जा सकेगा। गु युमो यान ने जाने से पहले निर्देश दिया। नमस्ते, युवा मिस। सुप्रभात, युवा मिस। युवा मिस वापस आ गई है। आपका सेवक आपको नमस्कार करता है, मैडम। गु युमो यान जल्दी से ठंडे व्यवहार के साथ चली गई और रास्ते में मिलने वाले नौकरों ने बिना चूके उसे झुककर सम्मान दिया। वह अध्ययन कक्ष में चली गई। बिना किसी चेतावनी के मो यान ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर गया। कमरे के अंदर गु युमो चेन उसकी ओर पीट करके अपनी सुलेख कला का अभ्यास कर रहा था। आप वापस आ गए हैं? गु युमो चेन ने अपना शरीर घुमाए बिना सीधे पूछा। आधे महीने की जांच के बाद भेड़ियों की मांग की स्थिति क्या है? आपको कैसे पता चला कि यह मैं हूं, दादाजी? मो यान थोड़ा चौंक कर बोला। हम पूरे परिवार में तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो एक बार भी दरवाजा खटखटाए बिना मेरे कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत रखते हो। ये तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, मेरी प्यारी पोती? गु युमो चेन ने फटकार लगाई। हालांकि उसके चेहरे पर चिंता और गर्मजोशी के निशान दिखाई दे रहे थे और उसने मो यान को मुस्कुराते हुए देखा। मो यान ने मुंह बनाया। जब बात लाड़ प्यार की आती है तो आप वास्तव में छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं। हालांकि चूंकि वह भविष्य का पारिवारिक मुखिया है, इसलिए आप उसके प्रति अधिक सख्त हैं, ताकि अन्य लोग उसके प्रति आपकी चिंता को महसूस न कर सकें। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादाजी, छोटे भाई को पीटा गया है? मैंने उससे पूछा और उसने स्थिति के बारे में झूठ बोला, इसलिए मेरे पास आपसे पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गु युमो चेन का चेहरा गंभीर हो गया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपना ब्रश नीचे रख दिया और बैठ गया। मो यान ने अनिच्छा से बताया, भेड़ियों की मांद लगभग भर चुकी है, इसलिए प्रजनन की वर्तमान गति के अनुसार, हालांकि इस साल कोई प्रकोप नहीं होगा, लेकिन अगले साल हमारे पहाड़ी गांव में निश्चित रूप से भेड़िया ज्वार आएगा। गु युमो चेन ने फिर पूछा, आमतौर पर हर 3 साल में इसका प्रकोप होता है, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि उस खजाने में कितने थंडर क्राउन भेड़िए हैं? करीब 3 बजे। गु युमो चेन ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। थंडर क्राउन भेड़िए झुंड के मुखिया थे और किसी भी प्रकोप के दौरान उनसे निपटना सबसे अधिक परेशानी भरा होता था। 3 कोई बड़ी संख्या नहीं थी क्योंकि किंग माओ पर्वत पर 3 कबीले गांव थे। प्रत्येक गांव एक भेड़िए को संभाल सकता था और इससे प्रकोप का दबाव बहुत कम हो जाता। दादाजी, आपने मुझे मेरे छोटे भाई के मामले के बारे में अभी तक नहीं बताया। मो यान ने फिर पीछा किया। मुझे लगता है कि आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे पीटा गया था। पहली बार 7 दिन पहले हुआ था और दूसरी बार आज हुआ। ये घटना स्कूल के गेट के सामने हुई और उसे तब तक पीटा गया जब तक वह जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। गु युमो चेन ने हंसते हुए जवाब दिया। किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे छोटे भाई को हरा सके? मो यान आंखें फाड़े देखता रहा।
वह मो बेई का सहपाठी है जिसका नाम फेंग युआन है। वह बहुत अच्छी तरह लड़ता है। गु यूमो चेन ने खिलखिलाकर हंसी उड़ाई। गु यूमो यान की आंखें बड़ी हो गईं और वह हैरान होकर बोली, दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वह आपका अपना खून का पोता है। गु यूमो चेन ने अपनी पोती को गहराई से देखा और अर्थपूर्ण ढंग से बोला, मोयान मेरी प्यारी, तुम एक लड़की हो इसलिए तुम शायद समझ नहीं पाओगी। पराजय और अपमान ही सुधार के लिए ईंधन का काम करते हैं। असफलता के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी विकसित नहीं हो सकता और एक सच्चा, परिपक्व व्यक्ति नहीं बन सकता। मो बेई हार गए और यह उनकी अपनी विफलता है। एक बार जब वह जाग जाएगा तो वह शिक्षकों से लड़ने की तकनीक पूछेगा। ये एक प्रकार का सुधार है और यह सुधार फेंग युआन की ओर से आता है जिसने उसे इस एहसास से परिचित कराया। उसकी बहन के रूप में, यदि आप वास्तव में अपने भाई की परवाह करती हैं और उसे सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो आपको उसके विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फेंग युआन सिर्फ सी ग्रेड प्रतिभा वाला एक लड़का है जबकि मो बेई में बी ग्रेड प्रतिभा है। हमारे समर्थन से वह फेंग युआन पर हावी हो जाएगा और अंततः उसे जमीन पर गिरा देगा। इस प्रतिद्वंद्वी को मो बेई पर छोड़ दो। एक महिला के जीवन में उसे एक परिवार और एक प्रेमी की जरूरत होती है, लेकिन एक पुरुष के लिए परिवार कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी की कमी नहीं होती। फेंग युआन के साथ परेशानी मत ढूंढो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? यह युवकों के बीच का मामला है। यदि आप इसमें शामिल होंगे तो इसे बदमाशी माना जाएगा। इस तरह के नियमों को तोड़ने से हमारे मो परिवार को नीची नज़र से देखा जाएगा। मो यान बिना कुछ कहे हौंफने लगी, लेकिन गु यू मो चेन की निगाहों के सामने उसने आखिरकार अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ दादाजी, आपकी पोती समझती है। वह लड़खड़ाते हुए अध्ययन कक्ष से बाहर निकली, लेकिन गु यू मो चेन ने भी ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें अशुभ रूप से चमक रही थीं। दादाजी, यह आपका अपने पोते से प्यार करने का तरीका है। और मेरे, मो यान के, अपने तरीके हैं। मो यान के दिल में पहले से ही कुछ और ही योजना थी। डॉट 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 सराय के भोजन कक्ष में कई मेजें भरी हुई थी और लोग भोजन कर रहे थे। इस प्रकार वातावरण काफी जीवंत था। एक या दो वेटर तेजी से मेजों के बीच घूमते हुए व्यंजन परोस रहे थे। फेंग युआन खिड़की के पास मेज पर बैठ गया। उसने कुछ व्यंजन मंगवाए और खिड़की से बाहर देखते हुए खाने लगा। बाहर देखने पर सूर्यास्त ऐसा लग रहा था जैसे आग धीरे धीरे जल रही हो। सूर्य का आधा भाग पहले ही अस्त हो चुका था। वह लालसा भरी दृष्टि से भूमि की ओर देख रहा था। उसकी आभा सूर्य की अनिच्छा थी। दूर पहाड़ों पर रात का अंधेरा छाने लगा था। आसपास की सड़कें घर जा रहे लोगों से भरी हुई थीं। उनमें से कुछ नंगे पांव थे, कुछ कीचड़ में काम करने वाले किसान थे, कुछ जड़ी बूटी चुनने वाले थे, कुछ शिकारी थे जिनके हाथों में पहाड़ी तीतर, जंगली सुअर और अन्य जानवर थे, और कुछ गू मास्टर थे। उन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी, जो साफ सुथरी और उत्साही दिख रही थी। सिर पर एक बैंड और कमर पर एक बेल्ट उनके रूप को पूर्ण कर रहा था। इस बेल्ट का एक विशिष्ट कार्य था। रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए यह एक नीली बेल्ट थी। सामने एक कांस्य प्लेट थी और उस पर संख्या 1 देखी जा सकती थी। रैंक 2 गू मास्टर्स के लिए उनकी बेल्ट लाल थी और बीच में स्टील प्लेट पर संख्या 2 दिखाई गई थी। खिड़की के किनारे बैठे हुए फेंग युआन ने देखा कि वहां 6 से 7 रैंक 1 गू मास्टर थे और वे ज्यादातर युवा पुरुष थे। वहां एक दूसरे दर्जे का गू मास्टर भी था, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। जहां तक रैंक 3 के गू मास्टरों का सवाल है, वे परिवार के बुजुर्ग थे। और चौथा पद कुल का मुखिया, अर्थात गांव का स्वामी होता था। रैंक 5 गू मास्टर्स को शायद ही कभी देखा गया था और गू यू कबीले के पूरे इतिहास में केवल पहली पीढ़ी के कबीले प्रमुख और चौथी पीढ़ी के कबीले प्रमुख थे जो इस स्तर तक पहुंचे थे। वास्तव में किसी कबीले की ताकत का पता लगाना बहुत सरल है। बस गांव में एक जगह ढूंढो, बैठ जाओ और कुछ घंटों के लिए लोगों का निरीक्षण करो। देखो कि वहां कितने रैंक 1 और रैंक 2 के गू मास्टर हैं और तुम कबीले की ताकत और संपदा देख पाओगे। फेंग युआन अपने 500 वर्षों के संचित ज्ञान से एक निष्कर्ष पर पहुंचा। गू युए गांव का उदाहरण लें तो वहां लगभग 20 लोग सड़कों पर चल रहे थे और उनमें से 6 गू मास्टर थे। इन 6 में से एक रैंक 2 गू मास्टर होने की 50% संभावना थी। इस ताकत और पूंजी के साथ गू यू कबीले ने किंग माओ पर्वत में सबसे अच्छे संसाधन स्थानों में से एक पर एकाधिकार करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन ये पर्वत दक्षिणी सीमा के पूरे क्षेत्र में एक छोटा सा कोना मात्र था। गू यू कबीले को केवल मध्यम निम्न स्तर का कबीला ही माना जा सकता है। मैंने अभी अपनी साधना शुरू की है और प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण के साथ मेरे पास दक्षिणी सीमा पर घूमने की योग्यता भी नहीं है। मुझे दुनिया भर में घूमने के लिए कम से कम तीसरी श्रेणी की साधना की आवश्यकता है, फेंग युआन ने अपना खाना खाते हुए कहा। किंग माओ पर्वत बहुत छोटा था, यह उनकी महत्वाकांक्षाओं को रोक नहीं सका और उन्होंने वहां से चले जाने का निश्चय कर लिया।
हा हा, गुयू फेंग युआन, मैंने अंततः तुम्हें पा लिया। इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आकर धूर्तता से हंसने लगा। फेंग युआन ने थोड़ा मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति की त्वचा का रंग पीला और भौहें लटकी हुई थीं, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था और मांसपेशियां मजबूत थीं। वह हाथ जोड़कर कई कदम आगे बढ़ा और उस युवक को गर्व से घूरने लगा, जो अभी भी अपना खाना खा रहा था और उसके प्रति शत्रुता का भाव था। फेंग युआन, तुमने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है, क्या तुम्हें पता है? हे, तुमने मो परिवार के हमारे युवा मालिक को मारने की हिम्मत की है, और अब हमारी युवा मिस तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करने के लिए यहाँ है। अधेड़ उम्र का आदमी लगातार हंस रहा था। वह लगातार फेंग युआन को घूरता रहा और उसे नापता रहा, तथा उसके मुंह से एक धमकी भरा आभा निकल रहा था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखता तो संभवतः उसके दिल में पहले से ही डर पैदा हो जाता। हालांकि एक पल के लिए उसे देखने के बाद फेंग युआन की रुचि खत्म हो गई और वह अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करने लगा, तथा उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह अदृश्य हो। वो लड़का कौन है? वह पारिवारिक नौकर की पोशाक पहनता है, और वह कोई गू मास्टर नहीं है। वह युवा मास्टर फेंग युआन से सवाल करने की हिम्मत कैसे करेगा? एक कर्मचारी यह सोचकर सराय के एक कोने में छिप गया कि स्थिति और भी बदतर हो सकती है। वह तो बाघ जैसी क्रूरता धारण करने वाली लोमड़ी जैसा है। मो परिवार को अपने समर्थन के रूप में उपयोग करके यह नौकर आदमी एक गू मास्टर पर चिल्लाने का साहस करता है। अगर कोई और नश्वर मनुष्य होता तो उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती, कर्मचारी के बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने घृणा से उत्तर दिया। फिर भी एक साधारण मनुष्य होते हुए भी उसमें एक गू मास्टर के विरुद्ध उत्पात मचाने का साहस है। तस्क, इस तरह का अनुभव वाकई बहुत अच्छा लगता होगा। छी, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गू मास्टर हमेशा उच्च और शक्तिशाली होता है। युवा मास्टर फेंग युआन केवल एक प्रारंभिक चरण गू मास्टर है, और वह सिर्फ अपने महत्वपूर्ण गू को परिष्कृत करने में कामयाब रहा है। यदि वे अब लड़ें, तो वह इस बलवान और मजबूत प्राणी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। चलो बस यही उम्मीद करते हैं कि जब वे बाद में लड़ेंगे, तो वे हमारी सराय और फर्नीचर को छोड़ देंगे। कर्मचारी आपस में बातें करते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, वे केवल दूर से ही घूरते रहे। अच्छा, क्या अब भी तुम्हारा खाने का मन है? ये देखकर कि वह फेंग युआन को डराने में सफल नहीं हुआ, उस मांसल मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में संदेह की झलक थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? युवा मिस को रिपोर्ट करने वाले लोग पहले से ही मौजूद हैं और वह शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगी। भागने की कोशिश मत करो नौजवान, क्योंकि तुम भाग नहीं पाओगे। यहाँ मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि आप यहीं रहें। बाद में तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। फेंग युआन ने उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खाना जारी रखा। मध्यम आयु वर्ग के नौकर ने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने फेंग युआन में घबराहट या सदमे का कोई संकेत नहीं देखा था। इससे उसे उपेक्षित महसूस हुआ और उसके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। वह 1 दशक से अधिक समय से मो परिवार में नौकर था और उसने अपने मालिक का विश्वास जीत लिया था। लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें गू गुरुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। रैंक 1 गू मास्टर्स ज्यादातर अपने शारीरिक युद्ध कौशल पर निर्भर थे। युद्ध में गू कृमि का महत्व लड़ाकू शक्ति के बजाय उसके निवारक कारक के कारण अधिक माना जाता था। वह विशेष रूप से जानता था कि फेंग युआन जैसे युवा गू गुरु के लिए, जिसने अभी अभी साधना शुरू की थी, उसकी शारीरिक शक्ति एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में बहुत कम थी। यदि निकट युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो जिसने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसी समय फेंग युआन ने कथित तौर पर केवल मूनलाइट गू को परिष्कृत किया था, इसलिए अधिक से अधिक वह केवल कुछ मूनब्लेड ही शूट करने में सक्षम होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लंबे समय से एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वह गहराई से जानता था कि यदि रैंक 1 प्रारंभिक चरण के गू मास्टर को अपने आदिम सार का उपयोग करके मूनब्लेड को मुक्त करना था, तो यह अधिक से अधिक कई हथेली के आकार के घाव कर सकता था और यदि यह मानव शरीर पर लगने में कामयाब रहा तो सीमित क्षति पहुंचा सकता था। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को मो परिवार का समर्थन प्राप्त था, इसलिए जब उसने फेंग युआन का सामना किया तो उसे कोई डर नहीं था, और वह पूरे दिल से अपने स्वामियों के सामने अपनी योग्यता दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पुरस्कृत किया जा सके और परिवार के लिए अधिक उपयोगी समझा जा सके। युवक, तुम सचमुच साहसी हो, है ना? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का स्वर अमित्रतापूर्ण होता जा रहा था, क्योंकि वह अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा था, जिससे उसकी सुडौल और मांसल भुजाएं दिखाई दे रही थीं। उसकी दोनों भुजाएं बड़ी और जख्मों से भरी थीं। अग्रभुजाओं में मोटी उभरी हुई नसें थीं और वे फेंग युआन के पैरों से भी अधिक मोटी थीं। सराय के कर्मचारी डरे हुए ये सब देख रहे थे और कई ग्राहक पहले ही उठकर, बिल चुकाकर, संघर्ष की इस भूमि को छोड़कर जा रहे थे। फेंग युआन मिल गया है।
अचानक दरवाजे से एक गर्वीली ऊंची महिला आवाज आई। मो यान बड़े कदमों से आगे बढ़ा और सराय में प्रवेश किया। उसके पीछे परिवार के कई नौकर थे। उसका शरीर ठीक ठाक था, वह थोड़ी लंबी थी और उसकी आकृति उचित वक्रता वाली थी। लेकिन घोड़े के समान लंबा चेहरा, जो मो वंश से प्राप्त एक वंशानुगत जीन था, के कारण उसका रूप बहुत प्रभावित हुआ और इस प्रकार वह केवल मध्यम उच्च श्रेणी की सुंदरता थी। हालांकि उसने गहरे नीले रंग की वर्दी पहन रखी थी और उसकी कमर पर एक लाल रंग की बेल्ट बंधी हुई थी जिस पर एक चौकोर स्टील प्लेट लगी हुई थी। स्टील प्लेट पर 2 अंकित था। इसके अतिरिक्त वह अभी अभी एक कबीले के मिशन से लौटी थी, इसलिए अभी भी उस कठिनाई के निशान बचे हुए थे जिससे वह गुजरी थी। इन सब ने मिलकर दबाव और खतरे का एक क्षेत्र तैयार किया जो उसके आसपास के वातावरण में फैल गया। इस प्रकार जैसे ही वह सराय में दाखिल हुई, उसके आभामंडल में पूरा स्थान शांत हो गया। आपका नौकर आपको नमस्कार करता है, युवा मिस। मो यान को देखते ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने आकर्षक ढंग से मुस्कुराने की कोशिश की और कुछ कदम चलते हुए उसने अपना शरीर झुका लिया और मो यान का अभिवादन करते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। व्यवहार में ये परिवर्तन देखकर सराय में काम करने वाले लोग आश्चर्य से मुंह खोले देखते रह गए। लंबा और मांसल शरीर, उसके विनम्र और झुके हुए रवैये के विपरीत, एक बहुत बड़ा बेमेल था और देखने में मनोरंजक लग रहा था। लेकिन सराय के कर्मचारी नहीं हंसे, क्योंकि उनके व्यवहार से मो यान का दबाव और रुतबा साफ झलक रहा था। सराय के कुछ कर्मचारी फेंग युआन के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वह उनका प्रमुख ग्राहक था। यदि उसे कुछ हो गया और वह आगे सराय में रहने में असमर्थ हो गया तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। उनमें से अधिकतर लोग गुप्त रूप से फेंग युआन के आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यदि सचमुच लड़ाई छिड़ गई और सराय की संपत्ति नष्ट हो गई तो यह और भी बुरा होगा। मो यान ने गिड़गिड़ाते गाओ वान की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, उसकी नज़रें फेंग युआन पर टिकी थीं। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उग्र स्वर में पूछा, तो आप फेंग युआन हैं? लगता है आप अच्छा खाना खा रहे हैं। हे, क्या आपने कभी नकल सैंडविच खाया है? मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा, हो सकता है ये और भी स्वादिष्ट हो। हालांकि उसने ऐसा कहा, मो यान ने कोई कदम नहीं उठाया। फेंग युआन की हरकतें बहुत शांत थीं। यह अजीब था, क्या उसके पास कोई गुप्त समर्थक था जो उसकी रक्षा कर रहा था? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आने से पहले जांच कर ली है। इस फेंग युआन के केवल एक चाचा और चाची हैं जो उसे नापसंद करते हैं, जबकि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं और उसे उसके चाचा और चाची ने घर से बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा उसके पास केवल सी रैंक की प्रतिभा है, तो ऐसे कमजोर युवक की पृष्ठभूमि कैसे हो सकती है? मो यान ने मन ही मन सोचा। इसके बावजूद स्थिति अभी भी बहुत विचित्र थी। उसे आगे और परीक्षण और जांच करनी थी। फेंग युआन ने हंसते हुए मो यान को घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं गुयू फेंग युआन हूं? मो यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने गाओ वान की ओर देखा। वह अभी खड़ा हुआ था, लेकिन यह देखकर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह हकलाने लगा और कोई सुसंगत उत्तर नहीं दे सका, स्वामी, आपका सेवक, आपका सेवक। उनके पास फेंग युआन का चित्र था, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि फेंग युआन और फेंग जेंग जुड़वा थे जो लगभग एक जैसे दिखते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये युवक ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई डर नहीं था। वह वास्तव में फेंग जेंग है, न कि फेंग युआन। मो यान के नौकरों ने मन ही मन अनुमान लगाया। फेंग युआन की तुलना फेंग जेंग से नहीं की जा सकती। पूर्व केवल एक सी श्रेणी का अकेला व्यक्ति है, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि बाद वाले के पास ए रैंक की प्रतिभा है और उसे जागृति समारोह में कबीले के मुखिया के गुट में शामिल कर लिया गया था, और जब तक वह सुचारू रूप से बढ़ता है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। मो यान को गाओ वान से उचित उत्तर नहीं मिला, जिससे वह और भी अधिक हिचकिचाने लगी। इस समय केवल सराय के कर्मचारी ही फेंग युआन की पहचान जानते थे। हालांकि वे किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। फेंग युआन अपने भोजन से तृप्त था। वह खड़ा हुआ और मो यान की ओर हल्के से देखा, तुम फेंग युआन को ढूंढना चाहते हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसे ढूंढने के लिए स्कूल के छात्रावास में ले चलूंगा। अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति फेंग जेंग है, तो मैं उसे नाराज नहीं करना चाहूंगा। हालांकि भले ही वह वास्तव में फेंग युआन है, मैं इस यात्रा में उसका करीब से पीछा करूंगा, इसलिए मुझे उसके फेंग जेंग का भेष बदलने का कोई डर नहीं है। एक पल में मो यान ने अपना मन बना लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल हॉस्टल चलूंगा। आपके बाद मो यान ने फेंग युआन के लिए जगह बनाने के लिए अपना शरीर घुमाया, अपनी बाह को आगे बढ़ाया और फेंग युआन को आगे बढ़ने का संकेत दिया। फेंग युआन बेपरवाही से हंसा और आगे बढ़ गया। मो यान अपने नौकरों के साथ पीछे पीछे चल रही थी। इतने करीब वे अंततः चले गए।
भले ही वे लड़ना शुरू कर दें, लेकिन यह अब हमारा काम नहीं है। जो कर्मचारी पीछे रह गए थे, उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाए। लोगों का एक समूह स्कूल छात्रावास के पास पहुंचा। रुको, बस यहीं रुको। स्कूल के छात्रावास में केवल हमारे कबीले के गू मास्टर्स को ही प्रवेश और निकास की अनुमति है। दरवाजे पर खड़े 2 गार्डों ने फेंग युआन, मो यान और उसके गिरोह को रोक दिया। अहंकारी, क्या तुम नहीं पहचानते कि मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मो यान ने उन दोनों को घूर कर देखा और चिल्लाया। हमारी हिम्मत नहीं है, दोनों गार्डों ने जल्दी से इशारा किया। युवा मिस मो यान, ये गार्ड आपका बहुत सम्मान करता है। हालांकि कबीले के नियम निरपेक्ष हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल है? आप एक नौकर को अंदर ला सकते हैं। हम आपके लिए यही सबसे अधिक कर सकते हैं। एक बुजुर्ग गार्ड ने विनम्रता से जवाब दिया। मो यान ने अपनी जीभ चटकाई। उसका हृदय असंतोष से भरा था, फिर भी कुल के नियमों के सामने उसने उन्हें तोड़ने का साहस नहीं किया। मो परिवार समृद्ध था, और इसलिए उनके कई दुश्मन थे। यह मत भूलिए कि मो परिवार शाखा के अलावा ची परिवार से भी मुकाबला करना था। ची परिवार के अलावा कबीले के मुखिया का गुट भी मो परिवार पर कब्जा करना चाहता था। आप सभी पीछे ही रहें। गाओ वान मेरा पीछा करेगा। ये सोचते हुए मो यान ने उसे आदेश दिया। गाओ वान ने तुरंत अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ अपनी छाती ऊंची कर ली। इस अवसर के लिए युवा मिस, धन्यवाद। चलो चलें, जूनियर। मो यान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से फेंग युआन की ओर मुस्कुराया। फेंग युआन बिना विचलित हुए उन्हें अंदर ले गया। वह छात्रावास के दरवाजे तक पहुंचा, ताला खोला और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। फिर वह कमरे में एक कदम बढ़ाकर रुक गया। कमरे के अंदर कुछ भी अतिरिक्त नहीं था। वहां सब कुछ साधारण फर्नीचर था, और वहां कोई और नहीं था। मो यान दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अंदर देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जूनियर, तुम अपनी बात अच्छे से समझाओ, कमरे में कोई नहीं है। फेंग युआन मंद मंद मुस्कुराया। क्या मैं कोई नहीं हूं? मो यान ने फेंग युआन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी, जैसे उसे अचानक समझ आ गया हो। मैं गु यू फेंग युआन को ढूंढ रहा हूं। फांग युआन ने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गु यू फांग युआन नहीं हूं। मो यान ने भौहें सिकोड़ी। फिर उसका क्रोध लगभग तुरंत फूट पड़ा, क्योंकि उसे अचानक समझ में आ गया कि उसे फेंग युआन ने मूर्ख बनाया था। तुम मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचने के लिए भी बहुत बहादुर हो। बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर फेंग युआन को पकड़ लिया। फेंग युआन अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहा। उसने अपना सिर उठाया और हंसा। मो यान, तुम्हें इस पर अच्छी तरह सोचना चाहिए। मो यान ने अपनी हरकतें बंद कर दी। वह अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका बढ़ा हुआ हाथ हवा में रुक गया और उसके चेहरे पर झिझक और नाराजगी के भाव दिखाई दे रहे थे। परिवार के भीतर भी कुछ नियम थे। छात्रावासों में छात्रों को सुरक्षा प्रदान की गई तथा किसी अन्य व्यक्ति को छात्रावास में घुसकर छात्रों को पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई। मो यान केवल फेंग युआन को सबक सिखाना चाहता था और उसे दुख का स्वाद चखाना चाहता था। वह निश्चित रूप से नियम तोड़ने के कारण दंडित होने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। यदि नियम तोड़ने वाला केवल मैं ही हूं, तो भी ये ठीक है। हालांकि अगर इससे परिवार और यहां तक कि दादाजी के सम्मान पर असर पड़ेगा। ये सोचकर मो यान ने अनिच्छा से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने खून से भरी आंखों से घर के अंदर मौजूद फेंग युआन को देखा। अगर उसकी मौत की निगाह को आग में बदला जा सके तो वह 1 सेकंड में फेंग युआन को जलाकर राख कर देगी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें फेंग युआन के पास ले जाऊंगा, और अब तुम उसे यहां पा चुके हो। लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। फेंग युआन ने अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे रखकर हल्के से मुस्कुराया। रैंक 2 के गू मास्टर के दबाव को नजरअंदाज करते हुए निडरता से मो यान की उग्र निगाहों से आंखें मिलाईं। वह मो यान से बस एक कदम दूर था। एक घर के अंदर खड़ा रहा और एक बाहर रहा, लेकिन यही दूरी पूर्व और पश्चिम के बीच भी हो गई थी। हे, ओ फेंग युआन, आपने निश्चित रूप से कबीले के नियमों का अच्छी तरह से और गहनता से अध्ययन किया है। मो यान ने अपना गुस्सा दबाते हुए एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, दुर्भाग्यवश नियमों पर भरोसा करने के बावजूद यह आपके लिए केवल समय ही रोकेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप हमेशा के लिए छात्रावास में रहें। मैं देखूंगा कि तुम वहां कितनी देर तक छिपकर रह सकते हो। फेंग युआन ने ताजगी से हंसते हुए मो यान को तिरस्कार से देखा। तो फिर मैं और भी अधिक यह देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कितनी देर तक परेशान कर सकते हो। अरे, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास सोने के लिए बिस्तर है, लेकिन आपके पास क्या है? अगर मैं कल क्लास में नहीं आऊं और बड़े लोग जांच करने आए, तो आपको क्या लगता है मैं क्या कहूंगा? आप। मो यान गुस्से से भर उठी। उसकी उंगलियां फेंग युआन की ओर इशारा कर रही थीं। वह मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी,
क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अंदर आकर तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करूंगी? चीख। फेंग युआन ने छात्रावास के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए, उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए, उसकी आंखें रसातल की तरह काली थीं और उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था जैसे कि स्थिति उसके नियंत्रण में थी। उन्होंने मो यान को चुनौती दी, तो फिर मुझे दिखाओ। हे। ये देखकर मो यान शांत हो गया। फेंग युआन की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपके उकसावे में आ जाऊंगी? फेंग युआन ने कंधे उचका दिए। वह पहले ही मो यान के व्यक्तित्व को देख चुका था। अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया होता, या आधा बंद भी किया होता, तो मो यान के घर में घुसने की कम से कम 50% संभावना थी। लेकिन जब उसने जानबूझकर उसे पूरा खोला, तो इसके परिणामस्वरूप वह और अधिक सतर्क और शांत हो गई। इस प्रकार अब उसके जबरदस्ती अंदर घुसने की कोई संभावना नहीं रही। 500 वर्षों के अनुभव ने उन्हें मानव स्वभाव और उसकी कमजोरियों से पूरी तरह परिचित करा दिया था। वह शान से घूमा और अपनी पीठ पूरी तरह मो यान के सामने कर दी। यदि मो यान अब हमला करता, तो वह निश्चित रूप से एक ही त्वरित कार्रवाई में उसे पकड़ने में सक्षम होती। हालांकि मो यान दरवाजे के बाहर स्थिर खड़ा रहा, मानो कोई अदृश्य पर्वत उसका रास्ता रोक रहा हो। यहां तक कि जब फेंग युआन अपने बिस्तर पर बैठ गया, तब भी मो यान केवल गुस्से में उसे देखती रही और दांत पीसती रही। लेकिन इसके बावजूद उसने कोई कदम नहीं उठाया। यह मनुष्य का दयनीय पक्ष है। फेंग युआन उठकर बैठ गया और मो यान को घूरने लगा जो बाहर एक मूर्ख की तरह दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी लोगों को कार्रवाई करने से रोकने वाली चीजें शारीरिक कठिनाई नहीं होती हैं, बल्कि इसके बजाय वे प्रतिबंध होते हैं जो उन्होंने अवचेतन रूप से खुद पर लगाए हैं। साधना के स्तर की तुलना करने पर फेंग युआन निश्चित रूप से इस समय उसके मुकाबले में नहीं था। लेकिन अपने दूसरे श्रेणी के साधना स्तर के बावजूद वह केवल फेंग युआन को देख सकती थी और कोई कदम उठाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह उससे केवल कुछ कदम की दूरी पर था और दरवाजा बिना किसी बाधा के खुला था। एकमात्र चीज जो वास्तव में उसे प्रतिबंधित कर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं थी। मानवता ने दुनिया को समझने, नियमों को समझने और अंततः उनका उपयोग करने के लिए निरंतर ज्ञान की खोज की। यदि कोई व्यक्ति लगातार नियमों से बंधा रहता है, और इस प्रकार वह जिस ज्ञान की खोज कर रहा है, उससे प्रतिबंधित हो जाता है, तो ये परम त्रासदी है। फेंग युआन ने अपनी आंखें बंद करने और अपनी चेतना को आदिम सागर में डूबने देने से पहले मो यान पर एक अंतिम नजर डाली। यह फेंग युआन मेरे सामने ही साधना करने का साहस कर रहा है। वह तो बस अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ये दृश्य देखकर मो यान को अपने सीने से हताशा की भावना फूटती हुई महसूस हुई, जिससे उसे लगभग खून की उल्टी आने लगी। वह बुरी तरह से आगे बढ़ना चाहती थी और उसे कुछ घूंसे मारना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। मो यान को अचानक अफसोस का एहसास हुआ। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे यह अजीब सा एहसास हुआ कि वह पीछे नहीं हट सकती। वह अब हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे बहुत अपमानित होना पड़ता। उसने अपने नौकरों को इस इरादे से भेजा कि वह आकर फेंग युआन को सबक सिखाए, फिर भी अंत में वही हंसी का पात्र बन गई। विशेषकर तब जब अब एक नौकर उसकी ओर देख रहा था। धत तेरी की, फेंग युआन बहुत असहयोगी है। वह बहुत धूर्त है। मो यान ने क्रोधित होकर सोचा और उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए हर तरह की अपमानजनक बातें कहकर उसे उकसाना शुरू कर दिया। फेंग युआन, तुम बदमाश हो, अगर तुम मर्द हो तो बाहर आओ। फेंग युआन, एक इंसान के तौर पर तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तुम उस कमरे में छुपकर काय बन रहे हो, क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? मुझे नजरअंदाज करने का नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो बाहर निकल जाओ। तुम काय, रीढ़ विहीन कूड़ा हो। फेंग युआन ने अपने कान बंद कर लिए और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर डांटने के बाद, अपना सारा गुस्सा निकालने के बजाय, वह और भी अधिक चिढ़ गई। वह खुद को एक जोकर या बदचलन औरत जैसा महसूस करने लगी थी। दरवाजा बंद करना बहुत शर्मनाक था। आह, ये तो मेरी मौत तक पहुंच रहा है। मो यान पागल होने वाली थी, और उसने अंततः फेंग युआन को उकसाना छोड़ दिया। फेंग युआन, तुम अभी छुप सकते हो, लेकिन तुम मुझसे हमेशा के लिए नहीं छुप सकते। वह गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगी और क्रोधित होकर वहां से चली गई। जाने से पहले उसने अंतिम आदेश दिया, गाओ वान, वहीं खड़े रहो और उसे देखो। मुझे विश्वास नहीं है कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ मास्टर, बलिष्ठ नौकर गाओ वान ने तेजी से जवाब दिया और मो यान को भेज दिया। उसके दिल में कड़वाहट थी। रात में पहाड़ ठंडा और हवादार था। उसे पूरे समय पहरा देना पड़ता था, इस तरह उसे आसानी से सर्दी लग जाती थी। यह कोई आसान काम नहीं था। स्विश स्वोश, आदिम समुद्र के भीतर ज्वार भाटे का दौर जारी था। हरे रंग का तांबे जैसा आदिम सार जल की तरह एकत्रित हो गया, जिससे ज्वार की लहर उठने लगी।
फेंग युआन के मानसिक मार्गदर्शन के तहत लहरें लगातार आसपास की दीवारों की ओर टकराने लगीं। प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण के गू मास्टर की छिद्र की दीवारें एक सफेद अवरोध जैसी दिखती थीं। इस समय हरे तांबे का आदिम सार उनकी ओर टूटकर गिर रहा था, जिससे प्रकाश की परछाई उत्पन्न हो रही थी, जिससे एक अवर्णनीय अनुभूति उत्पन्न हो रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हरे तांबे जैसे प्राचीन समुद्र का स्तर धीरे धीरे कम होता गया। मूल 44% से ये घटकर 12% हो गया। यदि कोई गू मास्टर अपने साधना स्तर को बढ़ाना चाहता है, तो उसे छिद्र को पोषित करने के लिए अपना आदिम सार खर्च करना होगा। प्रारंभिक चरण के गू मास्टर्स में उनकी छिद्र दीवारों के रूप में प्रकाश अवरोधक होते हैं, जबकि मध्य चरण के गू मास्टर्स में उनकी छिद्र दीवारों के रूप में जल अवरोधक होते हैं तथा ऊपरी चरण के लिए उनके पास पत्थर अवरोधक होते हैं। प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक खेती करने के लिए मुझे जल अवरोधक छिद्र दीवारों में प्रकाश अवरोधक को विकसित करना होगा। अपनी 500 वर्षों की स्मृतियों से फेंग युआन को साधना के वर्तमान चरणों की पूरी जानकारी थी तथा विधियां उसके लिए दिन के समान स्पष्ट थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि रात काफी हो चुकी थी। अर्धचंद्र रात्रि के आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, चांदनी जल की भांति चमक रही थी। दरवाजा खुला था और चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे फेंग युआन को पृथ्वी की एक प्रसिद्ध कविता याद आ गई। एक शांत रात में मैंने अपने सोफे के सामने चांदनी देखी और सोचा कि क्या ये जमीन पर पड़ी बर्फ नहीं थी। 1 रात को हल्की ठंडक के साथ हवाएं चल रही थीं। फेंग युआन में कोई गर्मजोशी वाला गू नहीं था और सिर्फ 15 साल के शरीर के साथ वह थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सका। पहाड़ पर रात बहुत ठंडी थी। दुष्ट, तुमने अंततः अपनी आंखें खोली। आप वहां कब तक खेती करने की योजना बना रहे हैं? बाहर निकल जाओ, तुम्हें वैसे भी सजा मिलेगी। आपने हमारे युवा मास्टर मो बेई को पीटा है, इसलिए ये केवल समय की बात है कि युवा मिस आपको सबक सिखाएं। ये देखकर कि फेंग युआन जाग गया था, दरवाजे पर खड़े गाओ वान का उत्साह बढ़ गया। फेंग युआन ने आंखें सिकोड़कर देखा, ऐसा लग रहा था कि रैंक 2 की महिला गू मास्टर वहां से जा चुकी थी। दुष्ट, क्या तुमने मेरी बात सुनी? जल्दी करो और यहाँ आओ। आपके पास रहने के लिए एक कमरा और सोने के लिए एक बिस्तर है, लेकिन मुझे सारी रात यहीं खड़ा रहना पड़ा। यदि आप जल्दी ही बाहर नहीं आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं अचानक अंदर घुस आऊंगा? फेंग युआन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर गाओ वान ने धमकी दी। फेंग युआन अविचलित रहा। बेवकूफ, बाहर आओ और आत्मसमर्पण कर दो। तुमने मो परिवार को नाराज कर दिया है, अब तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। जल्दी करो और युवा मिस से माफी मांगो और हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दे। गाओ वान ने डांटना जारी रखा। फेंग युआन ने एक भी शब्द नहीं सुना। उसने अपने थैले से एक प्राचीन पत्थर निकाला और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और अंततः पुनः अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर कि वह साधना जारी रखने जा रहा है, गाओ वान चिंतित हो गया और वह गुस्से से पागल हो गया। आप मात्र सी रैंक की प्रतिभा हैं। जीवन में आप अधिकतम जो हासिल कर सकते हैं वह है रैंक 2 गू मास्टर। वहां खेती करने के लिए क्या है? आप अकेले पूरे मो परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मेरी एक भी बात सुनी? फेंग युआन ने उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक साथ कई काम करने लगा। उन्होंने एक साथ आदिम पत्थर से प्राकृतिक सार को अवशोषित किया और उसके छिद्र का निरीक्षण किया। आदिकालीन समुद्र स्तर जो मूलतः छिद्र के भीतर काफी गिर गया था, प्राकृतिक तत्व की निरंतर धारा की सहायता से धीरे धीरे पुनः ऊपर उठने लगा। इस प्रकार की पुनर्प्राप्ति गति अनिवार्य रूप से धीमी थी, लेकिन फेंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। खेती का उद्देश्य संचयी होना था, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। दरअसल, घर के बाहर काम करने वाला अधेड़ उम्र का नौकर ही तत्काल समस्या का कारण था। आधे घंटे के बाद फेंग युआन का हरा तांबे जैसा प्राचीन समुद्र 44% तक पहुंच गया, जो कि इसकी अधिकतम क्षमता थी। लेकिन यह अंत नहीं था। इस बिंदु पर आदिम समुद्र ने एक जैड हरा रंग दिखाया। यह केवल एक रैंक 1 प्रारंभिक चरण हरा तांबा आदिम सार था। फेंग युआन ने पहले जिस आदिम सार का उपयोग छिद्र की दीवार को पोषित करने के लिए किया था, वह अब प्रारंभिक चरण का आदिम सार नहीं था। ये शराब कीड़े द्वारा परिष्कृत मध्यम चरण आदिम सार में बदल गया था। शराब का कीड़ा। फेंग युआन के एक विचार से आदिम समुद्र के अंदर का शराब का कीड़ा तुरंत उड़ गया और मध्य हवा में मंडराने लगा। उसका शरीर एक गेंद के आकार में मुड़ गया, जो एक सफेद चावल की गेंद जैसा था। स्वूश। उसके प्रारंभिक चरण के आदिम सार का 10% शराब कीड़े के शरीर में भेजा गया और जल्द ही सार पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इसके तुरंत बाद शराब के कीड़े के शरीर से शराब की धुंध का एक झोंका निकला और एक गांठ के रूप में एकत्र हो गया। एक बार फिर फेंग युआन ने अपने आदिम सार का 10% लगाया और इसे शराब के धुंध में निवेश किया। जब धुंध पूरी तरह समाप्त हो गई,
तो प्रारंभिक अवस्था का मूल 10% मूल सार भौतिक रूप से आधे से सिकुड़ गया और साथ ही रंग भी ज़ेड हरे से बदलकर हल्के हरे रंग में बदल गया। यह मध्य अवस्था का आदिम सार है। अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए साधारण विद्यार्थी सभी प्रारंभिक चरण के आदिम सत्व का उपयोग करते हैं। हालांकि मैं मध्यम स्तर के आदिम सार का उपयोग करूंगा और इसकी दक्षता उनकी तुलना में कम से कम दोगुनी होगी। इसी तरह जब मूनलाइट गू को सक्रिय करने और मूनब्लेड फेंकने के लिए मध्य चरण के आदिम सार का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रारंभिक चरण के आदिम सार का उपयोग करके इसे सक्रिय करने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जब आदिम समुद्र का समस्त आदिम सार मध्य अवस्था के आदिम सार में परिवर्तित हो गया, तभी फेंग युआन ने अपनी आंखें खोली। खेती करते समय समय पलक झपकते ही बीत जाता है और इस समय आधी रात हो चुकी थी। आकाश अब शुद्ध काला नहीं रह गया था, बल्कि उसका रंग गहरा नीला हो गया था। चांद अब दिखाई नहीं दे रहा था और केवल कुछ तारे ही शेष बचे थे। दरवाजा लगभग पूरी रात खुला रहा और लकड़ी के दरवाजे का एक कोना पहले से ही गीला था, जो पानी के कारण काला दिखाई दे रहा था। स्कूल छात्रावास में यह नुकसान था, ये एक साधारण लकड़ी के लॉज की तरह आरामदायक नहीं था जो जमीन से ऊपर बनाया गया था, लेकिन यह सीधे जमीन पर बनाया गया था और इस प्रकार इसमें उच्च आर्द्रता थी। वास्तविकता में वापस आकर फेंग युआन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। काफी देर तक पालथी मारकर बैठने के कारण उसके दोनों पैर सुन्न हो गए। उसने अपनी बंद दाहिनी मुट्ठी खोली और मुट्ठी भर सफेद पत्थर का चूर्ण बिखेरा। यह आदिम पत्थर था जिसका सार पूरी तरह से अवशोषित हो चुका था तथा केवल बचा हुआ पाउडर ही बचा था। एक रात की साधना के बाद मैंने 3 आदिम पत्थर खर्च कर दिए थे। फेंग युआन ने मन ही मन गणना की। उसके पास सी श्रेणी की प्रतिभा थी, लेकिन तीव्र साधना गति प्राप्त करने के लिए उसने अपने आदिम सार को पुनः प्राप्त करने के लिए आदिम पत्थरों का उपयोग किया। अधिक महत्वपूर्ण बात थी शराब का कीड़ा, क्योंकि इसका उपयोग उसके मध्य चरण के आदिम सार को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। इससे उनके आदिकालीन पत्थरों का खर्च बहुत बढ़ गया था। हालांकि मैंने कल बहुत सारे आदिम पत्थर लूटे, लेकिन एक रात की साधना में मुझे 3 पत्थर खर्च करने पड़े। इस मामले में हालांकि ऐसा लग सकता है कि मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन यह मेरी वर्तमान साधना गति के साथ मुझे लंबे समय तक बनाए रखने में असमर्थ है, लेकिन साधना गति और दक्षता का पीछा करने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी होगी। फेंग युआन ने फिर से कमरे के बाहर देखा तो देखा कि गाओ वान, एक बलिष्ठ नौकर, एक कोने में अपने शरीर को सिकोड़कर बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वह सो गया है। ऐसा लगता है कि रैंक 2 की महिला गू मास्टर बहुत पहले ही चली गई थी और इस गाओ वान को मुझ पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गई थी। हे फेंग युआन ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी जब वह बिस्तर से उतरा और अपने अंगों का व्यायाम करना शुरू किया। जब उसका शरीर गर्म हो गया तो वह छात्रावास से बाहर चला गया। बेटे, तुमने अंततः बाहर आने का निर्णय ले ही लिया, तो फिर ये कैसा रहेगा? आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो और मेरे साथ चलो और हमारी युवा मिस से प्रणाम करके क्षमा मांगो। गाओ वान के कानों ने फेंग युआन के कदमों को पकड़ा और वह तुरंत खड़ा हो गया। उसका मांसल शरीर फेंग युआन के आकार से लगभग 2 गुना था। उसके शरीर की मांसपेशियां सख्त हो गईं और भौहें सिकुड़ गईं। क्रूर आंखों की एक जोड़ी बुरी रोशनी से चमक रही थी, जो भूखे लकड़बग्घे जैसी लग रही थी। फेंग युआन भावशून्यतापूर्वक उसकी ओर चला गया। बेटे, तुम्हें पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। अब बाहर आकर क्या तुम्हें पता है कि तुम पर नजर रखने के लिए महान मुझे कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी? वह फेंग युआन के पास जाकर हंसने लगा। जाहिर है कि वह कुछ भयावह योजना बना रहा था। इस समय फेंग युआन हल्के से चिल्लाया और एक भयंकर छलांग के साथ उसने दोनों मुठ्ठियां गाओ वान की ओर तान दी। कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। गाओ वान का चेहरा उसके अंदर बढ़ते क्रोध से विकृत हो गया। उसने अपनी ईंट के आकार की मुट्ठी उठाई और उसने फेंग युआन की ओर मुक्का मारा। मुट्ठी बहुत शक्तिशाली थी, हवा को चीरती हुई, और हवा की तेज आवाज सुनी जा सकती थी। फेंग युआन की आंखें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। ये देखकर कि मुट्ठी करीब आ रही है, वह एक तरफ हट गया और गाओ वान के पीछे की ओर मुड़ गया। अपनी उंगली बढ़ाकर उसने गाओ वान की कमर पर वार किया। गाओ वान ने अपनी पीछे खींची हुई भुजा से उसे रोक दिया। फेंग युआन को स्पष्ट प्रहार नहीं मिला और अंततः गाओ वान के बाएं अग्रबाहु पर प्रहार हुआ। फेंग युआन की उंगली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी स्टील की प्लेट से टकरा गई हो, दर्द और सुन्नता। यह गाओ वान पहले ही एक नश्वर की शारीरिक शक्ति की सीमा तक पहुंच चुका है। अभी मैं लड़ने के लिए केवल मूनलाइट गू का उपयोग कर सकता हूं, और मेरी सहायता करने वाले किसी अन्य गू कृमि के बिना मैं बुनियादी नजदीकी मुकाबले में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फेंग युआन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत हमला छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बजाय वह कुछ कदम पीछे हट गया और गाओ वान से कुछ दूरी पर चला गया। गू यू गांव में केवल गू यू कबीले के लोगों को ही गू गुरु के रूप में साधना करने का अधिकार था।
बाहरी लोगों को, चाहे उनमें साधना प्रतिभा हो या न हो, जागृति समारोह में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये नश्वर लोग शारीरिक युद्ध का प्रशिक्षण ले सकते थे। यहाँ गाओ वान की तरह, हालांकि वह गू मास्टर नहीं था, उसने अपने मुकों और किक्स में सख्ती से प्रशिक्षण लिया था और उसका मूल कौशल दृढ़ था। इसके अतिरिक्त वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, और इसका अर्थ था कि वह एक नश्वर के जीवन काल में भौतिक रूप से अपने चरम पर थे। फेंग युआन के पास लड़ने के लिए मूनलाइट गू के अलावा केवल एक 15 वर्षीय किशोर का शरीर था। चाहे ताकत हो, चपलता हो या धीरज हो, वह गाओ वान का मुकाबला नहीं कर सकता था। गाओ वान जैसे मार्शल कलाकार प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण के गू मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के मध्य स्तर के गू मास्टर के लिए भी वे अभी भी एक निश्चित खतरा बने हुए थे। ये लड़का बहुत चालाक है। ये देखकर कि फेंग युआन ने उनके बीच कुछ दूरी बना ली थी, गाओ वान को अपने दिल में चिंता महसूस हुई। कमर शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक इस पर चोट करता है तो इससे होने वाली हानि नगण्य नहीं होती। यदि बल एक सीमा से अधिक लगाया जाए तो ये घातक भी हो सकता है। गाओ वान पूरी रात छात्रावास के बाहर इंतजार करता रहा था, और इस प्रकार उसका शरीर नम वातावरण से घिरा हुआ था, जिससे उसकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। इस प्रकार पहले की हड़ताल लगभग सफल हो गई थी। सौभाग्यवश, यद्यपि वह चाटुकार था, फिर भी उसने अपनी शारीरिक क्षमता पर कठोर प्रशिक्षण लिया था। अतः निर्णायक क्षण में उसके शरीर की प्रतिक्रिया ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की और उसे फेंग युआन के हमले को रोकने में मदद की। मैं अब और लापरवाह नहीं रह सकता। ये लड़का भेड़िए की तरह व्यवहार करता है, कठोर और धूर्तता से हमला करता है, और जब भी मैं थोड़ी सी भी असावधानी बरतता हूं तो अपनी राह बना लेता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर को उसने 2 बार नॉकआउट कर दिया। गाओ वान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और तिरस्कार के सारे निशान मिटा दिए। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से लेने लगा। अगर मैं इस लड़के को पकड़ सकूं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। युवा मिस मुझे अवश्य पुरस्कृत करेगी। रैंक 1 के प्रारंभिक चरण का मूनब्लेड अधिकतम एक छोटे खंजर की तरह ही होता है, इसलिए जब तक यह मेरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नहीं लगता, ये केवल एक हल्की बाहरी चोट होगी। ये सोचते ही गाओ वान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने फावड़े जैसे हाथ बढ़ाकर उसने फेंग युआन को पकड़ लिया। बूम बूम बूम। फेंग युआन ने कोई डर नहीं दिखाया और गाओ वान के पास जाकर करीबी मुकाबला किया। मुकों और लाते का आदान प्रदान, बारी बारी से आक्रमण और बचाव, जोरदार ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। छात्रों को लूटते समय उसने केवल अपनी हथेली का इस्तेमाल किया था, उसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना था। लेकिन अब गाओ वान के साथ उलझते समय फेंग युआन पूरी ताकत से आगे निकल गया था। कभी कभी वह अपनी उंगलियों का इस्तेमाल आंखों पर वार करने के लिए करता था, कभी गला दबाता था, अपनी हथेली के आधार से जबड़े पर वार करता था, अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर के पीछे के हिस्से को काटता था, घुटने का इस्तेमाल करके श्रोणी क्षेत्र पर प्रहार करता था, या अपने हाथों का इस्तेमाल करके कमर को पकड़ता था। गाओ वान का पसीना नदी की तरह बह निकला। फेंग युआन की सभी चालें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रही थीं, प्रत्येक प्रहार कुटिल और घातक था, जैसे कि वह गाओ वान के जीवन को वहीं समाप्त करना चाहता था। गाओ वान एक साधारण मनुष्य था, और गू मास्टर्स के विपरीत, यद्यपि उसने शारीरिक युद्ध में अच्छा प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उसके महत्वपूर्ण अंग महत्वपूर्ण बने रहे। मनुष्य अपनी पलकों को इस्पात जैसा बनाने में असमर्थ थे। यह नश्वर मार्शल आर्ट की सीमा थी। इसके अलावा गाओ वान ने फेंग युआन पर कोई भी घातक हमला करने की हिम्मत नहीं की। फेंग युआन गू यू वंश का सदस्य था, इसलिए उसे मारने से जनता में रोष फैल सकता था और उसे तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाता। वास्तव में मो परिवार ही उसकी सजा को अंजाम देने वाला पहला परिवार होगा। इस प्रकार उसका एकमात्र विचार फेंग युआन को जीवित पकड़ना था, और यह अच्छा होगा यदि वह पकड़े जाने की प्रक्रिया में फेंग युआन को कष्ट दे सके। एक पक्ष को आशंका थी जबकि दूसरे पक्ष की हत्या की मंशा थी। इस प्रकार स्थिति ये हो गई कि फेंग युआन ने लड़ाई में गाओ वान को दबा दिया। फेंग युआन अब ऊपरी हाथ था, लेकिन यह उसे अधिक समय तक नहीं टिकने दे सकता था। एक दूसरे पर वार करते करते वह पहले से ही थकावट से हौंफने लगा था। इसके विपरीत गाओ वान की सांसें अभी भी सुचारू और समन्वय में थीं, जो दोनों के बीच सहनशक्ति में भारी अंतर को दर्शाती थी। उसी समय जैसे जैसे गाओ वान ने अपने अंगों का व्यायाम किया, उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होता गया, जबकि उसकी मुक्का मारने की गति और भी तेज होती गई। ठंड के कारण उसकी गति धीमी और सुन्न हो गई थी, जिसका असर खत्म हो चुका था और अब उसके पास दशकों के प्रशिक्षण से प्राप्त असली कौशल का प्रदर्शन हो रहा था। बेटे, तुम मुझे हरा नहीं सकते। कबीले के नियम है कि स्कूल के छात्रावास में आपको मूनलाइट गू का उपयोग करने की मनाही है। तुम मुर्दा हो और मेरा बंदी बनकर रहोगे। गाओ वान पागलों की तरह हंसने लगा। उसके पास लड़ने का समृद्ध अनुभव था, इसलिए उसने फेंग युआन की लड़ने की भावना को डगमगाने के लिए शब्दों का उपयोग करने का प्रयास किया।
आखिरकार मैं तो अभी किशोरी ही हूं और मेरा शरीर जो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, उसकी तुलना इस नौकर से नहीं की जा सकती। फेंग युआन की मनस्थिति बर्फ की तरह शांत थी। 500 वर्षों तक अपनी इच्छा शक्ति को प्रखर बनाए रखने के कारण उनकी लड़ाकू भावना में कोई कमी नहीं आई। चांदनी गु, उसने मन ही मन पुकारा, अपने आदिम सार को सक्रिय किया और उसी समय गाओ वान से दूर जाने के लिए पीछे की ओर छलांग लगा दी। गाओ वान उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने अचानक फेंग युआन की हथेली से एक पानी जैसी नीली रोशनी निकलती देखी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, बेटे, तुम स्कूल के छात्रावास में लड़ने के लिए गू कीड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, ये कबीले के नियमों के खिलाफ है। तो क्या हुआ अगर मैं नियम तोड़ दूं? फेंग युआन ने उपहास किया। उसने कबीले के नियम सीखे और उन्हें दिल से याद कर लिया, लेकिन यह सिर्फ उनका पालन करने के लिए नहीं था। तुरंत ही उसकी हथेली ने गाओ वान की ओर एक चाप बना दिया। चिंग ध्वनि के साथ नीला चंद्रब्लेड गाओ वान के चेहरे की ओर उड़ गया। गाओ वान ने अपने दांत पीसते हुए अपने चेहरे को ढकने के लिए दोनों हाथ उठाए, जिससे एक सुरक्षा कवच बन गया। उसी समय वह बिना रुके फेंग युआन की ओर दौड़ा और हमले को सहन करते हुए युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त करने की योजना बना रहा था। चंद्रकला उसकी बांह पर लगी। एक पॉपिंग ध्वनि के साथ उसका मांस और खून चांदनी के नीचे बह निकला। अत्यधिक दर्द की लहर ने गाओ वान की नसों को हिला दिया। वह असुरक्षित व्यक्ति दर्द से लगभग बेहोश हो गया। ये कैसे हो सकता है? फेंग युआन की ओर उसकी दौड़ रुक गई और उसे भयभीत होकर पता चला कि उसके दोनों अंगों पर गहरा घाव हो गया था। घाव और बगल से ताज़ा खून बह रहा था, जबकि रक्तरंजित मांसपेशियां उसके शरीर के चारों ओर लटकती हुई देखी जा सकती थीं। यहां तक कि बांह की टूटी हुई सफ़ेद हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। गाओ वान को शब्दों से परे झटका लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रैंक एक प्रारंभिक चरण मूनब्लेड, यह अधिक से अधिक मेरे मांस को हल्का घायल कर सकता है। यह मेरी हड्डियों को कैसे काट सकता है? केवल रैंक एक मध्य चरण ही ऐसा कर सकता है। उसे कुछ पता नहीं था। जबकि फेंग युआन एक रैंक एक प्रारंभिक चरण गू मास्टर था, शराब कीड़े के शोधन के कारण उसके पास रैंक एक मध्यम चरण का आदिम सार था। मध्य चरण के आदिम सार का उपयोग करके सक्रिय किए गए मूनलाइट गू ने एक चंद्र ब्लेड उत्सर्जित किया जो प्रारंभिक चरण से कहीं बेहतर था, जिसकी उन्होंने मूल रूप से भविष्यवाणी की थी। ये बुरा है, ये लड़का अजीब है। गाओ वान को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं। उनकी लड़ाकू भावना समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने निर्णायक रूप से पीछे हटने का निर्णय लिया। क्या तुम भागने में सक्षम हो? फेंग युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ उसका पीछा करना शुरू किया। उसके हाथों में मौजूद चंद्र ब्लेड लगातार गोलियां चला रहे थे। मुझे बचाओ! गाओ वान भागते समय भयभीत होकर चिल्लाया। उसकी आवाज स्कूल छात्रावास से बाहर तक गई। क्या हो रहा है? कोई मदद मांग रहा है? आवाज सुनकर पास में मौजूद स्कूल हॉस्टल के गार्ड सतर्क हो गए। यह मो परिवार की युवा मिस है, मो यान की नौकर। वहां पहुंचे सुरक्षाकर्मी पीछा करने का दृश्य देखकर वहीं रुक गए। ये तो केवल एक नौकर है, हमें इसकी रक्षा करने का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे यहाँ रहने देना पहले से ही मो परिवार के प्रति एक एहसान था। हमें अभी भी सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह हताशा में फेंग युआन को चोट पहुंचा दे। सभी चिंतित गार्ड चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने गाओ वान को मदद नहीं की। वे केवल किनारे से देख रहे थे। यह नौकर गाओ वान, भले ही मर गया हो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अगर फेंग युआन की मृत्यु हो जाती है या उसे चोट लगती है, तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा दृश्य देखकर गाओ वान निराश हो गया। वह दुख से चिल्लाया, हम सभी बाहरी हैं। आप मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसका रक्तस्राव अधिक गंभीर होता जा रहा था तथा उसकी गति कम होती जा रही थी। फेंग युआन ने उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने गाओ वान की मौत की सजा की घोषणा की। आगे बढ़ो और चिल्लाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसा कितनी जोर से करते हैं। ऐसा कहते हुए उसके हाथ में लगा ब्लेड घूम गया और उसने गाओ वान की ओर 2 मूनब्लेड दागे। स्वूश स्वूश, चांद की पत्तियां गाओ वान की गर्दन की ओर उड़ीं। नौकर ने सारी उम्मीदें खो दी। ऐसा लग रहा था कि वह रसातल में एक कदम दूर है। अगले ही पल उसे लगा कि उसकी दुनिया घूम रही है। उसने वास्तव में अपने पैर, छाती, पीठ देखी और वह कटी हुई गर्दन। इसके बाद पूर्ण अंधकार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गाओ वान की मृत्यु हो गई थी। 2 चंद्र ब्लाडों से उसका सिर कट गया। टक्कर से उसका सिर उड़ गया। उसका शरीर गिरने से पहले 10 मीटर पीछे चला गया। गर्दन के क्षेत्र से ताज़ा खून का फव्वारा निकला, जिससे आसपास की घास खून के रंग में लाल हो गई। हत्या! फेंग युआन ने किसी को मार डाला। गार्ड चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी थी और उनके शरीर में अत्यधिक घबराहट और भय की भावना दौड़ रही थी। फेंग युआन एक कमजोर 15 वर्षीय किशोर था, लेकिन उसने बिना किसी भाव के एक मजबूत वयस्क की हत्या कर दी।
ये थी गू मास्टर की शक्ति। जीत तय हो चुकी थी। फैंग युआन ने अपने कदम धीमे कर दिए और धीरे धीरे लाश की ओर बढ़ गया। उसका चेहरा शांत था, मानो उसने कोई असामान्य काम न किया हो। इस अभिव्यक्ति से गार्डों की रीढ़ में और अधिक सिहरन दौड़ गई। गाओ वान का सिर जमीन पर पड़ा था, उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं, वह कब्र में करवटें बदल रहा था। फैंग युआन ने ठंडी निगाह से देखा। उसने अपना पैर उठाया और सिर उड़ा दिया। पहरेदारों की पलकें झपकने लगीं। फैंग युआन लाश के पास गया और पाया कि वह अभी भी हिल रही थी। खून जमीन पर फैल गया और एक छोटा सा खूनी गड्ढा बन गया। उसने गंभीर भाव से गाओ वान की चोटों को देखा। ये चोटें इतनी गहरी थीं कि इस रहस्य को उजागर कर दिया कि उनमें मध्य अवस्था का आदिम सार था। एक बार जब यह बात उजागर हो गई, तो ये तुरंत निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उसे शराब की लत थी, और इसके साथ ही परिवार स्वाभाविक रूप से फूल शराब भिक्षु के बारे में सोचेगा। इस प्रकार फैंग युआन को ये रहस्य छुपाना पड़ा। लेकिन वहां बहुत सारे दर्शक हैं। फैंग युआन की नज़र पास के गार्डों पर पड़ी। उनकी संख्या 10 से अधिक थी। उसके पास 10% से भी कम आदिम सार बचा था, इसलिए उन सभी को मारने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद फैंग युआन नीचे झुका और गाओ वान के टखने को उठाया और लाश को खींचकर ले गया। युवा मास्टर फेंग युआन, आप इसे हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। पहरेदारों ने अपने डर पर काबू पाया और फैंग युआन के पास जाकर विनम्रता से बात की। सम्मान और विनम्रता में स्पष्ट भय का भाव था। फैंग युआन ने चुपचाप गार्डों की ओर देखा, और वे सभी अपनी सांस रोककर नीचे देख रहे थे। मुझे वह तलवार दे दो, उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से कहा। अपने भाषण में उन्होंने अधिकार के साथ निर्विवाद दबाव प्रदर्शित किया। उसके सबसे निकट खड़े गार्ड ने अनियंत्रित होकर उसकी कमर पर बंधी तलवार उसे थमा दी। फैंग युआन ने तलवार संभाली और चलता रहा। पीछे एक दर्जन स्तब्ध गार्ड उसे घूरते हुए छोड़ गए। सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ और प्रकाश की पहली किरण पर्वत शिखर पर चमकी, जिससे स्कूल छात्रावास रोशन हो गया। 15 वर्षीय फैंग युआन, एक किशोर जैसा दुबला शरीर, उसकी त्वचा पर एक पीलापन। सूर्योदय के समय वह आराम से टहल रहा था। उसके बाएं हाथ में एक चमकदार कृपाण थी। उसके दाहिने हाथ में एक सिरविहीन लाश थी। उसके रास्ते में सड़क पर खून के चमकीले लाल निशान रह गए। भयावह दृश्य के कारण सुरक्षाकर्मी अचंभित रह गए तथा उनके शरीर अकड़ गए। यहां तक कि जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती थी, तब भी उन्हें गर्मी और रोशनी का एहसास नहीं होता था। गल्प। उनमें से किसी ने जोर से अपनी लार निगल ली। क्या आप लोगों ने सुना? फैंग युआन ने किसी को मार डाला। एक छात्र ने अपने बगल में बैठे सहपाठी से फुसफुसाकर कहा। मैंने भी सुना है, उसने सचमुच किसी को मार डाला है। सहपाठी ने पीला चेहरा लिए अपनी छाती भींच ली। वहां कई गार्ड थे जिन्होंने उसे ऐसा करते देखा था। फैंग युआन उस आदमी का पीछा कर रहा था। उस आदमी ने दया की भीख मांगी, लेकिन फैंग युआन ने उसकी एक न सुनी और तुरंत उसका सिर काट दिया। ये सब नहीं है। उसे मारने के बाद फैंग युआन ने उसकी सिरविहीन लाश को भी नहीं छोड़ा। वह उसे घसीटकर छात्रावास ले गया और उसे मांस के पेस्ट के रूप में काट दिया। क्या तुम सच में हो? मैं विश्वास से परे गंभीर हूं। मैं आज सुबह जल्दी आया और मैं अभी भी हरे पत्थर की दरारों के बीच खून के धब्बे देख सकता था। अरे यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? इससे पहले अकादमी के बुजुर्ग ने इस मामले के लिए फैंग युआन को बुलाया था। अकादमी में युवा वर्ग कक्षा पर ध्यान न देकर छोटी छोटी बातें करते रहे। 15 वर्ष के बच्चों के इस समूह के लिए हत्या की अवधारणा बहुत विदेशी और डरावनी थी। वे छोटी उम्र से ही कबीले के संरक्षण में थे और उन्हें संगठित लड़ाई या केवल मुर्गियों और कुत्तों को मारने का ही अनुभव था। जहां तक किसी व्यक्ति की हत्या का सवाल है, यह अभी भी उनके अधिकार से बाहर था। फैंग युआन ने किसे मारा? मैंने सुना है कि वह मो शाखा परिवार का एक पारिवारिक नौकर था। हाँ, मैं इस मामले में सबसे स्पष्ट हूँ। कल मैंने स्वयं देखा कि मो परिवार के मो यान ने परिवार के कुछ नौकरों को साथ लेकर फैंग युआन से झगड़ने की कोशिश की। मो परिवार, यह अच्छा नहीं है। मो बेई अब मुसीबत में है। कई युवक गू यू मो बेई की ओर देखने लगे। मो बेई पीला चेहरा लिए अपनी सीट पर बैठ गया। उसने आज सुबह ही फैंग युआन द्वारा किसी की हत्या की खबर सुनी थी। इसके अतिरिक्त ये गाओ वान ही था जिससे मो बेई परिचित थी। परिवार के सबसे ऊर्जावान नौकरों में से एक, गाओ वान चाटुकारिता में माहिर था और उसने अपने युद्ध कौशल पर भी काफी मेहनत की थी। वह एक योग्य नौकर था। काफी समय पहले गाओ वान ने मो बेई के साथ थोड़ी बहस भी की थी। ये सोचना कि उसे तो बस फैंग युआन ने ही मार डाला था, ये वास्तव में यही था कि मो बेई को आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास से भर गया और दूसरों की तुलना में उसे दोगुना सदमा महसूस हुआ। हालांकि अपने सदमे की तुलना में उन्हें चिंता और भय की अधिक भावना महसूस हुई। फैंग युआन जैसे हत्यारे का सामना करते हुए ये झूठ होगा अगर मो बेई कहे कि वह डरता नहीं है।
दरअसल ये सिर्फ उसकी ही बात नहीं थी, अन्य युवा भी डरे हुए थे। जब फेंग युआन ने पहले भी 2 बार उन्हें लूटा था तो उन सभी ने उसके साथ मारपीट की थी। क्या मैंने सचमुच ऐसे निर्दयी हत्यारे से लड़ाई की है? ये सोचना कि मैं वास्तव में अभी भी जीवित हूँ। उनमें से कई लोगों ने अपनी छाती थपथपाई क्योंकि उनके मन में भय बना हुआ था। फेंग युआन द्वारा किसी की हत्या करना अभी भी कुछ हद तक स्वीकार्य था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसने शव को विच्छेदित भी किया था और शरीर को मांस के पेस्ट में काट दिया था। ये तो बहुत क्रूर था। ऐसे भयावह अपराध की सच्चाई ने सभी युवाओं के शुद्ध और मासूम दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। कमरे के अंदर केवल अकादमी के बुजुर्ग और फेंग युआन थे। अकादमी के बुजुर्ग बैठे रहे जबकि फेंग युआन खड़ा रहा। उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, जिससे माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। अकादमी के बुजुर्ग ने चुपचाप फेंग युआन को देखा और उसकी आंखों में जटिलता की झलक दिखाई दी। सुबह गार्डों ने उसे फेंग युआन की हत्या की घटना के बारे में सूचना दी थी। इस खबर से उन्हें सदमा और संदेह दोनों महसूस हुआ। वह तीसरे दर्जे के गू मास्टर थे और अकादमी के प्रभारी थे। वह स्पष्ट रूप से रैंक एक प्रारंभिक चरण के गू मास्टर की लड़ाकू ताकत को जानता था। फेंग युआन का गाओ वान को मार पाना ऐसा था जैसे कमजोर ने ताकतवर को हरा दिया। सच तो यह है कि कुछ गार्डों ने पहले ही उसे सूचना दे दी थी कि मो यान ने पिछली रात अकादमी में घुसकर फेंग युआन को फंसा लिया था। उस समय उन्होंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया था और न ही उन्हें रोका था। वह अकादमी के वरिष्ठ सदस्य थे, उनका उद्देश्य भावी गू मास्टर्स का पोषण करना था, न कि उनकी रक्षा करना। जब तक छात्रों में कोई मृत्यु नहीं हुई तब तक उन्होंने गुप्त संघर्षों को प्रोत्साहित किया। मो यान का फेंग युआन के साथ परेशानी मोल लेना कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह खुश था। एक बात तो ये कि वह जानता था कि चाहे लड़ाई जीती जाए या हारी जाए, यह फेंग युआन के विकास के लिए फायदेमंद ही होगी। दूसरा, वह फेंग युआन के प्रभाव को दबाना चाहता था। फेंग युआन ने लगातार अकादमी के द्वार अवरुद्ध कर दिए थे और अन्य छात्रों को लूट लिया था। उसका प्रभाव बहुत अधिक था, उसे दबाना आवश्यक था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मो यान बिना किसी परिणाम के लौट आएगी और वह परिवार का नौकर जिसे वह पीछे छोड़ आई थी, फेंग युआन को हरा पाने में असमर्थ होगी। गाओ वान को तो उसने मार भी डाला। इस दुनिया में ताकत सबसे ऊपर है। किसी की हत्या करना कोई अजीब बात नहीं थी। विशेषकर एक गू मास्टर के लिए यह बहुत सामान्य बात थी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह 15 साल के बच्चे की पहली हत्या थी। अकादमी के बुजुर्ग को अपनी पहली हत्या का दृश्य अच्छी तरह याद था। उस समय वह पहले से ही रैंक 2 के गू मास्टर थे। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने एक संघर्ष में बाई कबीले के गांव के एक गू मास्टर की हत्या कर दी थी। व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे बहुत उल्टियां हुई और उसका दिल घबरा गया। कुछ दिनों तक उसका खाने का मन नहीं हुआ और भूख भी नहीं लगी। उसे नींद में भी चैन नहीं मिलता था। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता, वह मृत व्यक्ति को गुस्से से घूरता हुआ देखता। लेकिन अब फेंग युआन को देखकर उसका चेहरा बर्फ की तरह शांत था। घबराहट कहाँ थी? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उन्हें कोई असहजता महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कल रात बिल्कुल अच्छी नींद सोया था, मानो किसी व्यक्ति को मारने वाला वह था ही नहीं। विशेषकर जब अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले के बारे में अधिक जानकारी मिली। फेंग युआन ने नौकर को मारने के बाद लाश को भी नहीं छोड़ा, बल्कि क्रोध में उसे घसीटकर छात्रावास में ले गया और मांस का पेस्ट बना दिया। ऐसे क्रूर तरीके, जिनके बारे में सुनना भी एक प्रकार का भय था। इस प्रकार, इस बिंदु पर अकादमी के बुजुर्ग ने जटिल भावनाओं के साथ फेंग युआन को देखा। एक ओर वह जीवन के प्रति फेंग युआन की उदासीनता पर आश्चर्यचकित था, वहीं दूसरी ओर उसका रवैया स्थिर और बर्फ की तरह ठंडा था। दूसरी ओर वह इस बात की सराहना करता था कि फेंग युआन जन्मजात युद्ध प्रेमी था। कुछ दिनों तक मूनलाइट गू से परिचित होने के बाद वह इसके साथ किसी को मारने में सफल रहा। एक साधारण किशोर, यहाँ तक कि एक ग्रेड प्रतिभावान भी यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकता। यह युद्ध के लिए एक प्रतिभा थी। यदि उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ होता और वह कबीले के लिए लड़ता, तो ये सभी शत्रुओं के लिए दुर्स्वप्न बन जाता। अंततः वह चिंतित और व्यथित हो गया। चिंता इसलिए क्योंकि इस घटना के बाद फेंग युआन की प्रतिष्ठा बढ़नी तय थी और उसे दबाना असंभव हो जाएगा। फेंग युआन बहुत साहसी था। उसने अकादमी में अपने गू का उपयोग करके न केवल कबीले के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि उसने इसके साथ किसी की हत्या भी कर दी। उनके प्रभाव को दबाने की आवश्यकता थी। अन्यथा एल्डर इस अकादमी का प्रबंधन कैसे कर पाएंगे? परेशानी इसलिए थी क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस मुद्दे को पूरी तरह से कैसे सुलझाया जाए। आखिरकार इसमें मो परिवार का पक्ष भी शामिल था। फेंग युआन, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया है? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने कमरे में व्याप्त सन्नाटे को तोड़ने के लिए गंभीर एवं गहरी आवाज का प्रयोग किया। मुझे पता है,
फैंग युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने अकादमी में मूनलाइट गू का उपयोग किया, कबीले के नियमों को तोड़ दिया। नियमों के अनुसार, चूंकि यह मेरा पहला अपराध है, इसलिए मुझे दंड के रूप में 30 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े देने होंगे। उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु को टाल दिया और गाओ वान की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया। अकादमी के बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन इस तरह जवाब देगा। उसके चेहरे का भाव गहरा हो गया और वह ठंडे स्वर में बोला, मेरे सामने की चीजों को धुंधला करने की कोशिश मत करो। मैं आपसे पूछूंगा, गाओ वान की मौत का मामला क्या था? फैंग युआन ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, ये गाओ वान अपने वरिष्ठों के खिलाफ गया, उसके इरादे बुरे थे। कल रात उसने न केवल मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश की। आत्मरक्षा में, मुझे मूनलाइट गू का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्यवश, मैं इस गद्दार को मारने में कामयाब रहा। मुझे संदेह है कि उसके अन्य पहाड़ी गांवों का जासूस होने की प्रबल संभावना है। मैं बुजुर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी गहन जांच करें। ये सुनकर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की भौहें तन गईं और वे बोल नहीं पाए। अब चूंकि गाओ वान मर चुका था, फैंग युआन जो चाहे कह सकता था। आखिरकार, गाओ वान सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था, कबीले का सदस्य नहीं। भले ही वह मर गया हो, अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, वह मो परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थे। गाओ वान उनका नौकर था और उसकी मृत्यु अकादमी में ही हो गई थी। अकादमी के एल्डर अकादमी के प्रभारी थे और उन्हें मो परिवार को स्पष्टीकरण देना था। कुछ देर सोचने के बाद अकादमी के बुजुर्ग ने फैंग युआन को घूरते हुए पूछा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, गाओ वान की लाश, आपने इससे कैसे निपटा? फैंग युआन के होंठ मुड़ गए, जिससे एक क्रूर मुस्कान प्रकट हुई। मैंने गाओ वान की लाश को टुकड़ों में काटा और उसे एक लकड़ी के बक्से में डाल दिया। जब सुबह हुई तो मैंने इसे मो परिवार के पिछले दरवाजे पर रख दिया। क्या? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी इतने स्तब्ध रह गए कि वे अपनी सीट से उछलने ही वाले थे। फैंग युआन ने न केवल अपने परिवार के नौकर को मार डाला, बल्कि उसने लाश को टुकड़ों में काटकर मो परिवार के पिछले दरवाजे पर रख दिया। ये तो स्पष्ट उकसावा था। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य जो इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये सचमुच एक दुष्स्वप्न था। फैंग युआन सिर्फ एक छोटा रैंक एक गू मास्टर था, बड़ा मो परिवार कैसे प्रतिक्रिया करेगा? ये सोचकर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को सिरदर्द होने लगा, क्योंकि मामला पहले ही उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। यह फैंग युआन एक सच्चा उपद्रवी था। ओह, चूंकि ये पहले ही हो चुका है, इसलिए अब और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। पहले चले जाओ, कुछ ही दिनों में सजा मिल जाएगी, तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य बहुत परेशान थे। उसने हाथ हिलाकर फैंग युआन को चले जाने का संकेत दिया। उसे समाधान निकालने के लिए शांति से सोचने की जरूरत थी। इस बीच, मो परिवार पर मैंने तुम्हें क्या निर्देश दिए थे? देखो तुमने क्या किया। अध्ययन कक्ष में, गू यू मो चेन ने गुस्से से मेज पर जोर से पटक दिया। मो यान उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ी थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें सदमे और क्रोध से भरी थीं। उसे अभी अभी ये खबर मिली थी कि गाओ वान को फैंग युआन ने मार दिया है। उस 15 वर्षीय किशोर के बारे में सोचिए, उसके पास ऐसे तरीके और दृढ़ संकल्प था। गाओ वान अपने मो परिवार का गौरवशाली सेवक था और फैंग युआन द्वारा उसकी हत्या करना उनके प्रति अनादर का स्पष्ट प्रदर्शन था। दादाजी, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये गाओ वान केवल एक नौकर था, उसकी मौत कोई चिंता का विषय नहीं है। वैसे भी वह गू यू कबीले का सदस्य नहीं है। लेकिन वह फैंग युआन, वह बहुत साहसी है। आपको कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना होगा। उसने न केवल हमारे कुत्ते को पीटा, बल्कि उसे पीट पीट कर मार डाला। मो यान ने आक्रोश से कहा। गू यू मो चेन ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है? क्या तुम्हारे पंख अब इतने मजबूत हो गए हैं कि तुम मेरे शब्दों को भी दिल पर नहीं लेते? मैंने तुमसे पहले जो कुछ कहा था, तुम वह सब भूल गए हो। आपकी पोती की हिम्मत नहीं है। मो यान आश्चर्य से उछल पड़ा। अब वह समझ गई कि उसके दादाजी सचमुच क्रोधित हैं और वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। गू यू मो चेन ने खिड़की से बाहर अपनी उंगली दिखाते हुए डांटा, तो क्या हुआ अगर वह नौकर मर गया? लेकिन अब भी आप फैंग युआन के प्रति शत्रुता दिखा रहे हैं। ये वास्तव में आपकी अदूरदर्शिता और निहितार्थों के प्रति अस्पष्टता का मामला है। क्या आप अपने कार्यों का महत्व जानते हैं? जूनियरों के बीच लड़ाई उनका अपना मामला है। बड़ों के नाते हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये नियम है। अब जब आप फैंग युआन के साथ परेशानी ढूंढने गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप नियम तोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं बता सकती कि कितने लोग हमारे मो परिवार की इस शर्मनाक स्थिति को देख रहे होंगे। दादाजी, कृपया शांत हो जाइए, क्रोध आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यह मो यान की गलती है, मैंने मो परिवार पर बोझ डाला।
दादाजी मो यान को जो भी करने को कहेंगे मो यान वही करेगा। लेकिन आपकी पोती वास्तव में यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फेंग युआन बहुत नीच और बहुत बेशर्म है। पहले तो उसने मुझसे झूठ बोला और अकादमी में प्रवेश कर लिया। इसके बाद वह छात्रावास में छिप गया और मैंने उसे कितना भी डांटा वह बाहर नहीं आया। मेरे चले जाने के बाद उसने आगे बढ़कर गाओ वान को मार डाला। वह अत्यंत दुष्ट और घृणित है, मो यान ने रिपोर्ट दी। ओह, क्या ये ऐसा है? गु यूमो चेन ने भौहें सिकोड़ी। ये पहली बार था जब उसने ये जानकारी सुनी थी और उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। उसने गहरी सांस ली, अपने क्रोध को दबाया और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, मैंने इस फेंग युआन के बारे में कहानियां सुनी हैं। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह कविताएं और गीत लिखने में सक्षम थे, जिससे उनकी प्रारंभिक बुद्धिमत्ता का पता चलता है। लेकिन सोचिए कि उनमें केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी। उसके लिए अच्छा भविष्य सुनिश्चित करना कठिन था, इसलिए मैंने उसे भर्ती करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह थोड़ा दिलचस्प है। एक पल के लिए रुककर गु यूमो चेन ने मेज पर दस्तक दी और आदेश दिया, कोई वह बक्सा यहाँ ले आओ। दरवाजे के बाहर खड़े नौकर ने तुरंत उसकी बात मान ली। जल्द ही वह एक बक्सा लेकर आया। बक्सा न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन थोड़ा भारी था। नौकर ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अध्ययन मेज के पास खड़ा हो गया। दादाजी, ये क्या है? मो यान ने लकड़ी के बक्से को घूरते हुए संदेह से पूछा। आप इसे खोलकर क्यों नहीं देखते? गु यूमो चेन ने अपनी आंखें मूंद ली और जटिल स्वर में कहा। मो यान खड़ा हुआ, लकड़ी के ढक्कन को उल्टा और अंदर देखा। तुरंत ही उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसकी पुतलियां सिकुड़कर सुई के आकार की हो गईं। वह खुद को रोक न सकी और एक कदम पीछे हटकर बिना रुके चीख पड़ी। उसके हाथ में रखा लकड़ी का ढक्कन भी जमीन पर गिर गया। लकड़ी के ढक्कन के बिना लकड़ी के बक्से के भीतर रखी वस्तु को वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया गया। ये वास्तव में मांस और रक्त का ढेर था। रक्तरंजित मांस को स्पष्टतः टुकड़ों में काटकर बक्से में रखा गया था। अंदर चमकीला लाल खून जमा हो गया था। वहां कुछ पीली त्वचा और मांस था, जबकि कुछ आंतों के लंबे रेशे थे, जिनमें कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हुए थे, जो या तो पैरों की हड्डियां थीं या पसलियां। एक कोने में खून के तालाब में 2 उंगलियां और आधा पैर का अंगूठा भी तैर रहा था। ब्लीच। मो यान के खूबसूरत चेहरे का रंग बदल गया जब उसने एक और कदम पीछे लिया। उसका पेट पलट गया और उसने लगभग उल्टी कर दी। वह रैंक 2 की गु मास्टर थी और पहले भी अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गई थी। इसके बावजूद ये पहली बार था कि उसने इतना घिनौना और विकृत दृश्य देखा था, हालांकि वह पहले भी लोगों की हत्या कर चुकी थी। इस बक्से में मौजूद मांस और खून स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की लाश थी जिसे टुकड़ों में काटकर उसमें ठूंस दिया गया था। खून की गंध हवा में फैल गई और तुरंत ही पूरे अध्ययन कक्ष में फैल गई। परिवार के नौकर के दोनों हाथ कांप रहे थे जब वह बक्सा उठा रहा था। उसका रंग पीला पड़ गया था। हालांकि उसने पहले भी वह डिब्बा देखा था और उल्टी भी की थी, फिर भी उसे अब भी उसे पकड़ते समय घबराहट और घृणा की लहरें महसूस हो रही थीं। अध्ययन कक्ष में मौजूद 3 लोगों में से केवल परिवार के बुजुर्ग गु यूमो चेन ही बेफिक्र थे। उसने एक क्षण के लिए बॉक्स की सामग्री को हल्के से देखा और मो यान से धीरे से कहा, यह बॉक्स वही है जिसे फेंग युआन ने आज सुबह हमारे परिवार के पिछले दरवाजे पर रखा था। क्या ये सचमुच वही है? मो यान को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके दिमाग में फेंग युआन की छवि उभर आई थी। पहली बार उसने फेंग युआन को सराय में देखा था। उस समय फेंग युआन खिड़की के पास बैठकर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उसके चेहरे की बनावट नीरस थी और उसकी दोनों आंखें काली और उदास थीं। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी त्वचा में किशोरों जैसी विशेष पीलापन था। वह एक सामान्य और शांत युवक की तरह लग रहा था। सोचिए कि उसने ऐसा विकृत और पागलपन भरा काम किया था। प्रारंभिक आघात के बाद वह भयंकर क्रोध से भर गई। मो यान चिल्लाया, यह फेंग युआन बहुत ही बदमाश है, उसे ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? ऐसा करने की हिम्मत करना, यह हमारे मो परिवार के प्रति एक उकसावे की बात है। मैं अब आगे बढ़ूंगा और उसे यहाँ लाकर उसके अपराधों के बारे में पूछताछ करूंगा। ये कहने के बाद वह बाहर की ओर चली गई। अरे बदमाश, यहीं रुक जा। गु यूमो चेन उससे भी अधिक क्रोधित था। उसने अपने अध्ययन डेस्क पर रखी स्याही की पट्टी को उठाया और उसे फेंक दिया। कठोर और भारी स्याही की पट्टी मो यान के कंधे से टकराई और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गई। दादाजी। मो यान ने उसका कंधा पकड़ लिया और वह घबराकर चिल्लाने लगी। गु यूमो चेन खड़े हो गए। उनकी उंगली अपनी पोती की ओर इशारा करते हुए उन्होंने अत्यंत उत्तेजित स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि इन सभी वर्षों का प्रशिक्षण व्यर्थ गया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। एक छोटे से रैंक एक प्रारंभिक चरण गु मास्टर के खिलाफ आपको इतने सारे लोगों को शामिल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि यहां तक कि दूसरे पक्ष द्वारा नाक से नेतृत्व भी किया जा रहा है।
अब जबकि तुमने अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया है, तो क्या अब भी तुम फेंग युआन के कार्यों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाए हो? क्या अर्थ? मो यान हैरान था। गु यू मो चेन ने नाक भान सिकोड़ी। अगर फेंग युआन हमें भड़काना चाहता तो वह इस मामले को तूल दे देता, तो उसने इस बक्से को सामने के दरवाजे पर रखने के बजाय एकांत पिछले दरवाजे पर क्यों रखा, जहां बहुत से लोग घूम रहे हैं? शायद वह हमारे साथ समझौता करना चाहता है। नहीं, यदि वह सुलह करना चाहता है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह आमने सामने माफी मांगे? उसने हमें ये कीमा बनाया हुआ शव का डिब्बा क्यों भेजा? यह निश्चित रूप से उकसावे की बात है, मो यान ने कहा। गु यू मो चेन ने अपना सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, वह सुलह करना चाहता है, लेकिन साथ ही वह हमें उकसा भी रहा है। पिछले दरवाजे पर लकड़ी का बक्सा रखने का उसका उद्देश्य सुलह करना है। लाश को बक्से के अंदर रखना, यह उकसावे की बात है। देखा, बूढ़े आदमी ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लकड़ी का बक्सा बड़ा नहीं है और इसमें पूरी लाश नहीं आ सकती, इसलिए अंदर शव का केवल एक हिस्सा ही हो सकता है। वह हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह इस मामले को तूल नहीं देना चाहते तथा इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारा मो परिवार इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह शव के शेष हिस्से को हमारे मुख्य प्रवेश द्वार पर रख देगा, जिससे यह मामला पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। उस समय तक ये दोनों पक्षों के लिए पराजय की स्थिति होगी। पूरा परिवार जानता है कि हमारे मो परिवार ने सबसे पहले नियम तोड़े, और हमारे मो परिवार के भावी मुखिया के लिए यह उसे बहुत कमजोर समझा जाएगा, क्योंकि उसे वास्तव में अपने बड़े भाई के स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता थी। ये शब्द सुनकर मो यान क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फेंग युआन के कार्यों का इतना गहरा अर्थ होगा। उनकी विधि वास्तव में बुद्धिमत्तापूर्ण है, गु यू मो चेन ने प्रशंसा के साथ कहा। सिर्फ एक कार्रवाई के साथ उन्होंने कठोरता और कोमलता दोनों का प्रयोग किया, जो सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने और पीछे हटने में सक्षम है। ये सिर्फ एक साधारण लकड़ी का बक्सा है, लेकिन यह न केवल फेंग युआन के समझौता करने के इरादे को दर्शाता है, बल्कि हमारे मो परिवार के लिए खतरा पैदा करने की उसकी क्षमता को भी दर्शाता है। और ऐसा होता है कि वह हमारे मो परिवार की कमजोरी को पकड़ लेता है। यदि मो परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, तो उसके बाद ची परिवार का आक्रमण होगा तथा कबीले के नेता की ओर से भी आक्रमण होगा। मो यान को यह अविश्वसनीय लगा। दादाजी, क्या आप उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं? क्या आप निश्चित हैं कि वह ऐसा करने में सक्षम है? वह केवल 15 वर्ष का है। बहुत ज्यादा। मो चेन ने अपनी पोती को अप्रसन्नता से देखा। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आपका जीवन बहुत सहज रहा है। अपने अहंकारी रवैये को बढ़ावा देने के कारण आप वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हैं। यह फेंग युआन खतरे के प्रति बेपरवाह था और उसने आपको धोखे से स्कूल में प्रवेश करा दिया। इसके बाद उसने खतरे का सामना करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और परेशानी से बचने के लिए छात्रावास के भीतर छिप गया। चाहे आपने उनका कितना भी अपमान किया हो, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह उनकी शांतिपूर्वक सहन करने की क्षमता है। आपके जाने के बाद उसने तुरंत गाओ वान को मार डाला। यह उसकी बहादुरी और साहस है। अब उन्होंने ये बक्सा भेजकर अपनी बुद्धिमत्ता और योजना बनाने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। क्या अब भी आप कह सकते हैं कि मैं उनके बारे में बहुत अधिक सोचता था? मो यान ने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सुन लिया, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके दादाजी फेंग युआन की इतनी प्रशंसा करेंगे। तुरंत ही वह क्रोधित होकर बोली, दादाजी, उसमें तो केवल सी ग्रेड की प्रतिभा है। गु यू मो चेन ने गहरी सांस ली। हाँ, वह केवल सी ग्रेड है। इतनी बुद्धि होने के बावजूद केवल सी ग्रेड की प्रतिभा होना वास्तव में दुख की बात है। जब तक उसकी प्रतिभा उच्चतर थी, भले ही वह सिर्फ बी ग्रेड की ही क्यों न हो, वह निश्चित रूप से हमारे गु यू कबीले का एक प्रभावशाली सदस्य बन जाएगा। कितने दुख की बात है, वह केवल सी ग्रेड है। बूढ़े आदमी की आह भावना से भरी हुई थी। उसकी आह में अफसोस और खुशी दोनों झलक रहे थे। मो यान चुप हो गई और उसके दिमाग में एक बार फिर फेंग युआन की छवि उभर आई। उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के तहत फेंग युआन की कमजोर अभिव्यक्ति रहस्यमय और शातिर छाया की परत से ढक गई थी। ये समस्या आपके द्वारा अकेले ही पैदा की गई है। आप इसका निपटारा कैसे करेंगे? गु यू मो चेन ने चुप्पी तोड़ी और मो यान का परीक्षण करना शुरू किया। मो यान ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने ठंडे और अलग स्वर में जवाब दिया, गाओवान सिर्फ एक नौकर था, इसलिए अगर वह मर भी जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। फेंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेड है, इसलिए वह भी एक छोटी सी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे मो परिवार की प्रतिष्ठा बरकरार रहे। इस मामले को शांत करने के लिए हम गाओवान के पूरे परिवार को मार सकते हैं, ताकि पूरे कबीले को नियमों और विनियमों की रक्षा करने के हमारे रवैये का पता चल सके। आप बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने में सक्षम हैं।
अपने व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर परिवार के हितों की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपकी पद्धति अभी भी दोषपूर्ण है। गु यूमो चेन ने उनकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया। कृपया मुझे समझाइए दादाजी, मो यान ने विनती की। गु यूमो चेन ने गंभीरता से कहा, यह मामला आपके द्वारा उकसाया गया था, इसलिए मैं आपको 7 दिनों के कारावास की सजा दूंगा। अब से फैंग युआन के साथ फिर से परेशानी मत ढूंढो। गाओ वान ने अपने वरिष्ठों को चुनौती दी, जो नौकर अपने मालिक का अपमान करने का साहस करता है वह मौत का हकदार है, इसलिए उसे उसके अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। क्योंकि वह मो परिवार का सेवक है, हम अपने अधीनस्थ को शिक्षित करने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार हम उस फैंग युआन को 30 आदिम पत्थरों से मुआवजा देंगे। जहां तक गाओ वान के परिवार के सदस्यों का सवाल है, उन्हें मुआवजे के रूप में 50 आदिम पत्थर दे दो और उन्हें कबीले से बाहर निकाल दो। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक घर पर आराम करो, बाहर मत जाओ। साथ ही इस बात के गहन अर्थ के बारे में सोचें कि दादाजी ने इस मामले को इस तरह से निपटाने का फैसला क्यों किया। हाँ दादाजी। आकाश में काले बादलों की परतों से वसंत की वर्षा बरसने लगी। बारिश की बूंदें बालों की तरह पतली थीं। जैसे ही वे नीचे गिरे, उन्होंने किंग माओ पर्वत को महीन धुंध की एक परत में ढक दिया। सराय की पहली मंजिल पर भोजन कक्ष लगभग खाली था। वहां केवल 4 टेबल पर मेहमान बैठे थे। फैंग युआन खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गया। हवा का एक झोंका आया, जो अपने साथ काव्यमय वातावरण और फूलों की सुगंध लेकर आया। आसमान से हल्की बारिश चिकनी और चमकदार है। घास का रंग दूर से दिखाई देता है लेकिन पास आने पर गायब हो जाता है। फैंग युआन ने खिड़की से बाहर देखा और एक कविता को हल्के से उद्धृत किया, फिर उसने अपनी दृष्टि सराय की ओर मोड़ ली। उसके सामने अच्छी शराब और व्यंजनों से भरी एक मेज थी। रंग, गंध और स्वाद सभी उत्तम थे। विशेष रूप से हरे बांस की शराब, जिसमें शराब की सुगंध के साथ साथ ताजगी का भी एहसास होता है। गहरे हरे रंग की शराब बांस के प्याले में चुपचाप बैठी थी। उसके कोन से यह अंबर जैसी चमक के साथ चमक रहा था। एक दादा और उनका पोता उनके पास वाली मेज पर बैठे थे। नश्वर मनुष्य होने के नाते वे साधारण कपड़े पहनते थे। दादाजी ने ईर्ष्या से फैंग युआन को देखते हुए चावल की शराब पी। वह स्पष्टतः हरे बांस की शराब की ओर आकर्षित था, लेकिन वह उसे खरीद नहीं सकता था। पोते ने अपनी भुनी हुई फलियां खा लीं। चबाते समय उसके मुंह से कुरकुराहट की आवाज निकल रही थी। उसी समय उसने अपने दादाजी को परेशान किया, उनकी बांह हिलाई। दादाजी, दादाजी, मुझे रेनजू की कहानी के बारे में बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं दादी को बता दूंगी कि तुम चुपके से शराब पीने के लिए बाहर आए थे। मैं तो चैन से शराब भी नहीं पी सकता। दादाजी ने आह भरी, लेकिन उनके चेहरे पर बच्चे के प्रति स्नेह का भाव झलक रहा था। अपनी टहनी जैसी भुजा से उसने लड़के के सिर पर थपथपाते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें रेनजू की कहानी सुनाता हूं, जिसने पकड़े जाने की मुसीबत से बचते हुए अपना दिल होप गू को दे दिया था। रेनजू की कहानी इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय और व्यापक कहानी थी, साथ ही सबसे प्राचीन किंवदंती भी थी। बूढ़े आदमी की कहानी कुछ इस प्रकार थी। कहानी में बताया गया है कि रेनजू आशा के कारण ही अपनी मुश्किलों से बच निकलने में सफल रहा, लेकिन अंततः वह बूढ़ा हो गया और शक्ति और बुद्धि के बिना वह शिकार करना जारी नहीं रख सका। यहाँ तक कि उसके दांत भी गिर गए, जिससे वह कई जंगली फल और सब्जियां चबाने में असमर्थ हो गया। रेनजू को लगा कि मौत धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। इस समय होप गू ने उससे कहा, मानव, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। यदि तुम मर गए तो तुम्हारा दिल भी चला जाएगा और मैं अपना एकमात्र निवास स्थान भी खो दूंगा। रेनजू असहाय था। कौन मरना चाहता है? लेकिन अगर आकाश और पृथ्वी मुझे मरना चाहते हैं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। होप गू ने कहा, हर चीज में हमेशा आशा होती है। जब तक आप दीर्घायु गू को पकड़ सकते हैं, आप अपना जीवन काल बढ़ा सकेंगे। रेनजू ने बहुत पहले दीर्घायु गू के अस्तित्व के बारे में सुना था, लेकिन उसने असहाय होकर अपना हाथ हिला दिया। जब दीर्घायु गू स्थिर रहता है तो कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता है, और जब यह उड़ता है तो ये प्रकाश से भी तेज होता है। मैं इसे कैसे पकड़ सकता हूँ? ये बेहद मुश्किल है। होप गू ने फिर रेनजू को एक रहस्य बताया, मानव, चाहे कुछ भी हो, आशा मत छोड़ो। मैं आपको बता दूं, इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी कोने पर एक विशाल पर्वत है। पहाड़ पर एक गुफा है और उस गुफा में गोल और चौकोर गू कृमियों का एक जोड़ा रहता है। जब तक आप उन्हें वश में कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा गू नहीं है जिसे आप पकड़ नहीं सकते, जिसमें दीर्घायु गू भी शामिल है। रेनजू के पास कोई विकल्प नहीं था, यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना किया और अंततः पर्वत तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और अनगिनत खतरों से गुजरते हुए पहाड़ पर चढ़ने का साहस किया।
पहाड़ की चोटी पर, गुफा के प्रवेश द्वार के पास, उसने अपनी शेष बची ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अंदर जाने का रास्ता बनाया। गुफा के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और कोई अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकता था। रेनजू अंधेरे में चला गया। कभी कभी वह चीजों से टकरा जाता था, यह न जानते हुए कि वे क्या हैं। इससे वह स्वयं घायल हो गया और उसके शरीर पर कई जगह घाव हो गए। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि यह अंधेरी गुफा शब्दों से परे विशाल है, मानो ये अपनी ही एक दुनिया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उस क्षेत्र में अकेला व्यक्ति है। उसने बहुत समय बिताया लेकिन वह अंधेरे से बाहर नहीं निकल सका। दो गू कृमियों को वश में करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। जब वह ये सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी अंधेरे से दो आवाजें उससे बोलीं। एक आवाज ने कहा, मानव, तुम हमें पकड़ने के लिए यहाँ आए हो। वापस जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे पास ताकत गू भी होती तो भी ये असंभव होता। दूसरे ने कहा, मानव, वापस जाओ, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। भले ही आपके पास मदद करने के लिए बुद्धि गू हो, फिर भी आप हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। रेनजू थककर हाँफते हुए जमीन पर पड़ा था। शक्ति और बुद्धि गू ने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था और मेरा जीवनकाल अधिक नहीं बचा है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर हूँ। लेकिन जब तक मेरे दिल में उम्मीद है, मैं हार नहीं मानूंगी। रेनजू की बातें सुनकर दोनों आवाजें शांत हो गईं। थोड़ी देर बाद गू में से एक ने कहा, मैं समझता हूँ, मानव, आपने पहले ही अपना दिल होप गू को दे दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे। दूसरे ने आगे कहा, ऐसी स्थिति में हम तुम्हें एक मौका देंगे। जब तक आप हमारा नाम ले सकेंगे, हम आपको हमारा उपयोग करने की अनुमति देंगे। रेनजू दंग रह गया। दुनिया के सभी शब्दों के बीच अपना नाम ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके नाम में कितने शब्द हैं। रेनजू ने जल्दी से होपगू से पूछा, लेकिन उसे भी पता नहीं था। रेनजू के पास कोई विकल्प नहीं था और उनके नामों का अनुमान लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कई नाम लिए और बहुत समय बर्बाद किया लेकिन अंधकार ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए स्पष्ट है कि वह गलत था। अंततः रेनजू की सांसें कमजोर हो गईं और वह एक बूढ़े व्यक्ति से मरते हुए व्यक्ति में बदल गया। ये दृश्य शाम के डूबते सूरज के जैसा था। धीरे धीरे अस्त होता हुआ सूर्य क्षितिज के आधे पार पहुंच चुका था और सूर्यास्त हो चुका था। उसने जो भोजन लाया था वह धीरे धीरे कम होता गया, उसका मस्तिष्क धीमा होता गया और अब उसके पास बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। अंधेरे में से आवाज ने आग्रह किया, मानव, तुम लगभग मर चुके हो, इसलिए हम तुम्हें जाने देंगे। अपने बचे हुए समय का उपयोग करके आप गुफा से बाहर निकल सकते हैं और दुनिया पर अंतिम नजर डाल सकते हैं। लेकिन आपने हमें नाराज कर दिया है और सजा के तौर पर होपगू हमारे साथी के रूप में यहाँ रहेंगे। रेनजू ने अपने दिल को जकड़ लिया और अस्वीकार कर दिया, भले ही मैं मर जाऊं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। होपगू बहुत प्रभावित हुई और उसने उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करते हुए उत्साहपूर्वक रेनजू की पुकार का उत्तर दिया। रेनजू के सीने के क्षेत्र में एक रोशनी चमकने लगी, लेकिन यह प्रकाश बहुत कमजोर था, यह अंधेरे को रोशन नहीं कर सका। वास्तव में यह रेनजू के पूरे शरीर को भी नहीं ढक सका, बल्कि केवल उसके सीने के क्षेत्र को ही घेर सका। फिर भी रेनजू को होपगू से अपने शरीर में ऊर्जा का एक नया उछाल महसूस हो रहा था। वह नाम पुकारते हुए बोलता रहा, लेकिन वह पहले से ही उलझन में था। बहुत सारे नाम पहले ही कहे जा चुके थे, लेकिन वह उन्हें याद नहीं रख सका और उन्हें दोहराता रहा, जिससे इस प्रक्रिया में बहुत सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेनजू का जीवनकाल लगभग खत्म हो गया। अंततः जब वह अपने अंतिम दिन पर थे, तो उन्होंने विनियमन शब्द का उच्चारण किया। अंधेरे से एक आवाज आई, मानव, मैं तुम्हारी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ। आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए आज से मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। लेकिन केवल अपने भाई की मदद से ही मैं दुनिया के सभी गू को पकड़ने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। अन्यथा अकेले मेरी योग्यता से यह असंभव है। इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। आप लगभग मर चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस अवसर का उपयोग दुनिया पर एक अंतिम नजर डालने के लिए करें। रेनजू दृढ़ निश्चयी था और उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपना पूरा समय हमारे नाम बोलने में लगाया और दूसरे गू कृमि का नाम जानने की कोशिश की। कुछ सेकंड और मिनट बीतते गए और जल्द ही उसके पास केवल 1 घंटा बचा था। लेकिन इस समय अनजाने में ही उन्होंने नियम शब्द बोल दिया। तुरंत ही अंधकार छट गया। दोनों गस उसके सामने प्रकट हुए। जैसा कि होपगू ने कहा था, एक घनाकार था जिसे रेगुलेशन कहा जाता था, दूसरा गोलाकार था जिसे रूल्स कहा जाता था। उन्होंने मिलकर नियम और विनियम बनाए। दोनों गू ने एक साथ कहा, चाहे वह कोई भी हो, जब तक वे हमारे नाम जानते हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। मानव, चूंकि आप हमारे नाम पहले से ही जानते हैं,
इसलिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को अपना नाम न बताएं। जितने अधिक लोग हमारे नाम जानते हैं, उतने अधिक लोगों को हमें उनका पालन करना होगा। अब जब आप हमें वश में करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो हमें अपना अनुरोध बताएं। रेन जू बहुत खुश हुआ। तो फिर मैं तुम दोनों को आदेश देता हूं, जाओ और मेरे लिए एक दीर्घायु गू पकड़ो। नियम और विनियम गू ने एक साथ काम किया और 80 साल की दीर्घायु गू पर कब्जा कर लिया। रेन जू पहले से ही 100 साल का था, लेकिन इस गू को खाने के बाद उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और उसके कमजोर अंग फिर से मांसल हो गए। उनमें से युवावस्था की जीवंत आभा झलक रही थी। वह जोर से उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह आनंद से अपने शरीर को देखने लगा, ये जानते हुए कि उसने 20 वर्षीय व्यक्ति का शरीर पुनः प्राप्त कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, चलो घर चलें, पोते। बूढ़े आदमी ने कहानी पूरी करने के बाद अपनी शराब भी खत्म कर ली। दादाजी, मुझे बताते रहिए, इसके बाद रेन जू का क्या हुआ? पोता अपने दादाजी का हाथ हिलाते हुए अडिग था। चलो चलते हैं, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुआल की टोपी और जैकेट पहनी, फिर अपने पोते को एक और सेट दिया जो छोटे आकार का था। दोनों बारिश में चलते हुए सराय से बाहर निकले और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गए। कायदा कानून। फेंग युआन की निगाहें गहरी थी जब वह अपने शराब के प्याले को घुमा रहा था और उसमें मौजूद शराब को देख रहा था। उसका दिल छू गया। रेन जू की किंवदंती पूरी दुनिया में फैली हुई थी और लगभग कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके बारे में नहीं जानता था। फेंग युआन ने भी स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना था। लेकिन चाहे वह किंवदंती हो या कहानी, ये पाठक के ज्ञान पर निर्भर था। पहले तो दादा पोते ने इसे केवल एक कहानी समझा, लेकिन फेंग युआन इसका गहरा अर्थ समझ गया। ठीक वैसे ही जैसे रेन जू। जब उन्हें नियम कायदे नहीं पता थे तो उन्होंने अंधेरे में खोजबीन की। कभी कभी वह चीजों से टकरा जाता था, दूसरों से टकरा जाता था, जिससे वह स्वयं घायल हो जाता था और उसका रूप बिगड़ जाता था। और कभी कभी एक बड़े क्षेत्र में वह भटक जाता था और भ्रमित हो जाता था, बिना किसी दिशा या उद्देश्य के आगे बढ़ता रहता था। यह अंधकार विशुद्धतः काला या प्रकाश का अभाव नहीं था। शक्ति, बुद्धि और आशा इसका विरोध नहीं कर सके। जब रेन जू को नियमों और विनियमों के बारे में पता चला और उन्होंने उनके नाम बताए, तभी अंधकार दूर हुआ और रेन जू के जीवन में प्रकाश आया। अंधकार भी नियमों और विनियमों का अंधकार था और प्रकाश भी नियमों और विनियमों का प्रकाश था। फेंग युआन ने अपने कप से नजर हटाई और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि खिड़की के बाहर आसमान अभी भी अंधेरा था, हरियाली भरपूर थी और तेज बारिश धुंध की तरह उड़ रही थी। पास ही में बांस के ऊंचे मकान एक पंक्ति में बने हुए थे, जो दूर तक फैले हुए थे। सड़क पर कई लोग चल रहे थे, उनके पैर बारिश की कीचड़ से सने हुए थे। उनमें से कुछ ने भूरे हरे रंग के पुआल के कोट पहन रखे थे, जबकि अन्य लोग पीले रंग के तेल लगे कपड़े के छाते लिए हुए थे। फेंग युआन ने निष्कर्ष निकाला, इस दुनिया का स्वर्ग और पृथ्वी एक विशाल शतरंज बोर्ड की तरह है। सभी जीव शतरंज के मोहरे हैं, जो अपने नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करते हैं। चारों ऋतुओं के अपने नियम और कानून हैं, जो वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के बीच घूमते रहते हैं। पानी के प्रवाह के अपने नियम और कायदे हैं, यह ऊंची भूमि से निचली भूमि की ओर बहता है। गर्म हवा के अपने नियम और कायदे होते हैं, जो ऊपर की ओर तैरती रहती है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य के भी अपने नियम और कानून होते हैं। हर किसी के अपने दृष्टिकोण, इच्छाएं और सिद्धांत होते हैं। उदाहरण के लिए, गुयू गांव में नौकरों का जीवन सस्ता है जबकि उनके मालिकों का जीवन महान है। यह नियमों और विनियमों का एक हिस्सा है। इस वजह से शेनकुई, जो अमीर और संपन्न लोगों के करीब जाना चाहती है, अपनी नौकरानी की स्थिति से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। गाओ वान ने अपने स्वामी को खुश करने के लिए सभी साधन और तरीके आजमाए तथा उनके अधिकारों का अपने लिए इस्तेमाल किया। जहां तक चाचा चाची का सवाल है, वे लालच में आ गए और मेरे माता पिता की विरासत हड़पना चाहते थे। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी अकादमी में अपना स्थान बनाए रखने के लिए गू मास्टर्स का पोषण करना चाहते हैं। हर किसी के अपने नियम और कानून होते हैं, हर पेशे के अपने नियम और कानून होते हैं, और हर समाज और समूह के भी अपने नियम और कानून होते हैं। केवल नियमों और विनियमों को समझकर ही हम स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अंधकार को छोड़ो और प्रकाश को गले लगाओ, नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ो। फेंग युआन ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा, उसका दिल पहले से ही साफ था। मो परिवार के मुखिया गू यू मो चेन के लिए यह उनके परिवार की शाखा की समृद्धि और लाभ की रक्षा करना है। मो यान को मुझसे परेशानी हुई और इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए अपने परिवार के सम्मान की खातिर वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। वास्तव में वह मुझे मुआवजा भी दे सकता है। वास्तव में मो परिवार का बहुत प्रभाव है, इसलिए यदि वे अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालकर मुझे दंडित करने पर तुले हैं,
तो मैं उनका विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि गु यूमो चेन डरता है। उसे स्वयं नियम तोड़ने का डर नहीं है, लेकिन उसे डर है कि दूसरे लोग उसके पदचिन्हों पर चलेंगे। किसी जूनियर के झगड़े में यदि बड़े लोग हस्तक्षेप करें तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। यदि इसमें उच्च अधिकारी शामिल होते तो ये पूरे पहाड़ी गांव के लिए खतरा बन जाता। गु यूमो चेन का डर यही था। क्या होगा यदि भविष्य में किसी संघर्ष में अन्य लोगों ने उनके पोते गु यूमो बेई पर हाथ उठा दिया? उसके पूरे परिवार में केवल एक ही पुरुष है, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? इस तरह के डर का शायद उसे खुद भी एहसास नहीं है। वह केवल अवचेतन रूप से नियमों की रक्षा कर रहे हैं। फेंग युआन की आंखें साफ थीं क्योंकि उसे शुरू से लेकर अंत तक मामले की पूरी समझ थी। गाओ वान का उपनाम गुयू नहीं था। इसके बजाय वह एक बाहरी व्यक्ति, एक नौकर था। स्वामी द्वारा नौकर को मार डालना कोई चिंता की बात नहीं थी। इस दुनिया में यह सामान्य बात थी। फेंग युआन द्वारा गाओ वान की हत्या के मामले में गाओ वान की मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका स्वामी, उसके पीछे मो परिवार। हालांकि गु यूमो चेन को उस समय से ही मेरे समझौते और धमकी के इरादे को समझना चाहिए जब मैंने उन्हें कीमा बनाया हुआ शव का एक डिब्बा भेजा था। मैं भी यही चाहता हूं कि वह ऐसा ही सोचे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मो परिवार गाओ वान की मौत का पीछा नहीं करेगा। बेशक अगर मुझ में बेहतर प्रतिभा होती और मैं कम से कम बी ग्रेड का होता तो मो परिवार को खतरा महसूस होता। अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान के बावजूद वे मुझ जैसे भविष्य के खतरे को दबाना चाहेंगे। फेंग युआन ने अपने दिल में हंसी उड़ाई। ताकत पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन कमजोरी का भी लाभ उठाया जा सकता है। यद्यपि फेंग युआन शतरंज के खेल में एक मोहरे के रूप में था, लेकिन वह नियमों और विनियमों से स्पष्ट था। इस प्रकार उसके पास पहले से ही एक खिलाड़ी की मानसिकता थी। एक साधारण चरित्र अधिक से अधिक गु यूमो चेन या अकादमी के बुजुर्ग जैसा होगा, जो अपने स्वयं के नियमों और विनियमों को जानता होगा लेकिन अपनी गैर विशेषज्ञता के बारे में अनिश्चित होगा। फेंग युआन की तरह बनना, जिसके पास बड़ी तस्वीर का स्पष्ट दृष्टिकोण था और जो नियमों और विनियमों से स्पष्ट था, अत्यंत कठिन था। नियमों और विनियमों को समझने के लिए व्यक्ति को रेंजू की तरह होना होगा, जो अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ और लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहता है। इस स्थिति में शक्ति, बुद्धि और आशा सब बेकार हो जाएंगी। किसी को भी स्वयं इस प्रक्रिया से गुजरने और अनुभव प्राप्त करने में काफी समय लगाना चाहिए। रेंजू को नियम और विनियम गु के नाम बताने में सक्षम होने के लिए ये समय बिताने के बाद था। मौत के डर से उसने अनगिनत बार कोशिश की थी। फेंग युआन अपने पिछले जन्म के 500 वर्षों के अनुभव के कारण नियमों और विनियमों का विशेषज्ञ था। अपने पुनर्जन्म के बाद उन्हें विश्वास था कि वे एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। न तो बसंत और शरद ऋतु के सिकाडा के कारण, न ही इसलिए कि वह कई गुप्त खजानों और खजाने को जानता था, न ही इसलिए कि वह जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने 500 वर्षों का अनुभव अर्जित किया था। ठीक उसी तरह जैसे रेंजू ने नियम और विनियम गु को नियंत्रित किया और दुनिया के सभी गु को आसानी से पकड़ने में सक्षम था। और फेंग युआन नियमों और विनियमों से इतना परिचित था, इस प्रकार वह दुनिया को देखने और इसकी सच्चाई और झूठ को समझने में सक्षम था। सावधानीपूर्वक और सटीक होना, या मामले के मूल तक पहुंचना। मैं गर्व से हंसता हूं जब मैं दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होता हूं और दुनिया के उन लोगों को देखता हूं जो मोहरों की तरह व्यवहार करते हैं, अपने अपने नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और सीधे सादे तरीके से अपना जीवन जीते हैं। अंधकार के नियम और कानून अंधकार ही हैं और प्रकाश के नियम और कानून प्रकाश ही हैं। लेकिन पुनर्जन्म लेने वाले दानव ने प्रकाश के मार्ग पर पैर रख दिया था। मई का महीना वसंत और ग्रीष्म के बीच का संक्रमण काल था। फूलों की खुशबू हवा में फैल गई, विशाल पहाड़ सदाबहार हो गए और सूर्य की रोशनी धीरे धीरे अपना उत्साह दिखाने लगी। साफ नीले आसमान के नीचे सफेद बादल रुई की तरह तैर रहे थे। किंग माओ पर्वत पर बांस का जंगल हमेशा की तरह भालों की तरह सीधा खड़ा था, नीले आकाश की ओर इशारा कर रहा था। हर जगह जंगली घास उगाई थी और घास के घने जंगल में अज्ञात किस्म के जंगली फूल खिले हुए थे। हल्की हवा चलने पर जंगली घास इधर उधर हिलने लगी। फूलों के पराग की भारी सुगंध और हरी घास की गंध आगंतुकों पर आक्रमण कर रही थी। पहाड़ के आधे रास्ते पर बहुत सारे सीढ़ीदार खेत थे। परत दर परत, कदम दर कदम, नर्म हरे गेहूं के अंकुर नीचे रोपे गए। दूर से देखने पर यह एक हरे भरे समुद्र जैसा लग रहा था। सीढ़ीनुमा खेतों में अनेक किसान व्यस्तता से काम कर रहे थे। कुछ किसान खेतों की सिंचाई के लिए नहर की सफाई कर रहे थे, जबकि कुछ किसान अपनी पतलून ऊपर चढ़ाकर खेतों में खड़े होकर अंकुर लगा रहे थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से सभी बाहरी लोग थे क्योंकि गुयू कबीले के लोग कभी भी ये नीच कार्य नहीं करते। अंगूठी अंगूठी। वसंत की हवा में ऊंटों की घंटियों की आवाज धीमी धीमी सुनाई दे रही थी।
किसान जब पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ की ओर से एक कारवां रंग बिरंगे कीड़े की तरह चला आ रहा है, जो धीरे धीरे अपना सिर दिखा रहा है। ये व्यापारी कारवां है। हाँ, अब मई का महीना आ चुका है, कारवां आने का समय हो गया है। वयस्कों को तुरंत ही स्थिति का पता चल गया और बच्चों ने अपने हाथों में पानी और मिट्टी लेकर खेलना बंद कर दिया। वे दोनों मिलकर पूरे जोश के साथ कारवां के पास पहुंचे। दक्षिणी सीमा पर 1 लाख पर्वत थे, किंग माओ पर्वत उनमें से एक था। हर पहाड़ पर कई गांव थे, जिनका पालन पोषण सभी लोग अपने रक्त संबंधों और रिश्तेदारी के माध्यम से करते थे। पहाड़ों के बीच जंगल गहरे और भयावह थे, चट्टानें खड़ी और खतरनाक गिरती चट्टानों से भरी थीं। इसके अतिरिक्त जंगल के जटिल परिवेश में बड़ी संख्या में खूंखार जानवर और विचित्र गू कीड़े रहते थे। मनुष्य वहां से होकर नहीं गुजर सकते थे। इन बाधाओं को अकेले पार करना कठिन था, इसके लिए कम से कम रैंक 3 का गू मास्टर होना आवश्यक था। खराब अर्थव्यवस्था के कारण व्यापार करना मुश्किल था। इस प्रकार व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रूप कारवां व्यापारियों के माध्यम से था। केवल इतने बड़े पैमाने पर एक व्यापारी समूह का आयोजन करके ही गू मास्टर एक दूसरे की मदद करने, यात्रा मार्गों में कठिनाइयों पर विजय पाने और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने की शक्ति के साथ एकजुट हो सकते थे। व्यापारियों के कारवां का आगमन शांतिपूर्ण और निर्मल किंग माओ पर्वत पर उबलते पानी के कटोरे के समान था। पिछले सभी वर्षों में वे अप्रैल में आते थे, लेकिन इस वर्ष वे मई में ही आए। कम से कम अब वे यहाँ हैं। सराय के मालिक ने ये खबर सुनकर गहरी सांस ली। अन्य महीनों में सराय का कारोबार खराब रहता था, इसलिए जब कारवां आता था तभी वह साल भर चलने लायक मुनाफा कमा पाता था। उसी समय उसके भंडार में कुछ हरे बांस की शराब भी थी, जिसे वह कारवां व्यापारियों को बेच सकता था। परिणामस्वरूप सराय के अलावा शराबखाने का व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। कारवां के व्यापारी एक एक करके गू युए पर्वत गांव में प्रवेश कर गए, जिनका नेतृत्व एक खजाना पीतल टोड कर रहा था। ये टोड 2.5 मीटर लंबा था। इसका पूरा शरीर नारंगी पीले रंग का था। टोड की पीठ मोटी और मस्से तथा गांठों से भरी हुई थी। ये प्राचीन शहर के द्वारों पर लगे कांसे के कीलों के समान था। ट्रेजर ब्रास टोड की पीठ पर बहुत सारा सामान मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे मेढक एक विशाल बैग उठाए हुए था। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर दाग धब्बे थे, टोड के ऊपर पैर मोड़कर बैठा था। वह मोटा था और उसका पेट भी बड़ा था। मुस्कुराते समय उसकी दोनों आंखें चौड़ी हो जाती थीं। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींचकर आसपास के गू युए गांव वालों का अभिवादन किया। इस आदमी का नाम फू था, जो जिया वंश का था। उनकी खेती चौथे दर्जे पर थी और वह इस समय व्यापारी कारवां के नेता थे। खजाने वाला टोड आगे बढ़ते हुए थोड़ा उछला, लेकिन जिया फू, जो उसके सिर पर बैठा था, स्थिर और दृढ़ था। जब मेढक उछलता था तो उसकी ऊंचाई इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़कियों के बराबर होती थी। यहां तक कि जब वह वापस जमीन पर आया तो भी वह बांस की इमारतों की पहली मंजिल से अधिक ऊंचाई पर था। मूलतः विशाल सड़कें अचानक भीड़भाड़ वाली और संकरी हो गईं। खजाना पीतल टोड एक जानवर की तरह था, जो बड़ी संख्या में बांस के घरों के बीच में घुस आया था। खजाने के बाद मेढक के पास एक बहुत बड़ा मोटा कीड़ा था। इसकी 2 आंखें थीं जो बहुरंगी कांच की खिड़कियों के समान थीं, जिनके रंग चमकीले और भव्य थे। ये कीड़ा 15 मीटर लंबा था तथा इसके शरीर का आकार रेशम के कीड़े जैसा था। हालांकि कीड़े की सतह काले चीनी मिट्टी के चमड़े के कवच की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। कवच पर सामान और व्यापारिक वस्तुओं का एक और प्रचुर ढेर था, जिसके चारों ओर एक भांग की रस्सी बंधी हुई थी। सामानों के अंतराल और अंतराल के बीच गूमास्टर एक एक करके बैठे थे, कुछ बूढ़े और कुछ जवान। वहां ऐसे नश्वर लोग भी थे जो मजबूत और बलवान योद्धा थे, जो एक मोटे काले भरिन के पीछे धीरे धीरे जमीन पर आगे बढ़ रहे थे। मोटे भरिन के बाद चमकीले रंग के पंखों वाले शुतुरमुर्ग, बालों वाली पहाड़ी मकड़ियां, 2 जोड़ी पंखों वाले सांप आदि थे। हालांकि ये संख्या में कम थे, अधिकांश जीव टोड थे। ये सभी टोड ट्रेजर ब्रास टोड के समान थे, लेकिन वे आकार में छोटे थे और उनकी बनावट गायों और घोड़ों जैसी थी। टोड माल और लोगों को ले जा रहे थे और उछलते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके पेट फूल रहे थे। व्यापारियों का कारवां गांव में काफी अंदर तक घुस गया। सड़क पर चल रहे बच्चे उत्सुकता से बड़ी बड़ी आंखों से देखते, खुशी से चिल्लाते या आश्चर्य से चिल्लाते। दूसरी मंजिल की खिड़कियां एक के बाद एक खुल गईं। पहाड़ी ग्रामीण थोड़ी दूरी से व्यापारियों को देख रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में भय झलक रहा था और कुछ अन्य लोगों ने हाथ हिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़े भाई जिया, आप इस साल थोड़ा देर से आए, आपकी यात्रा बहुत कठिन रही होगी। एक कबीले के मुखिया की पहचान के साथ गुयुबो इस वर्ष के व्यापारी कारवां के नेता का अभिवादन करने के लिए स्वयं आगे आए। चूंकि जियाफू को चौथे दर्जे के गू मास्टर का दर्जा प्राप्त था, इसलिए यदि तीसरे दर्जे के बुजुर्ग को उनका स्वागत करने का जिम्मा दिया जाता, तो निस्संदेह इसे एक प्रकार की लापरवाही और तिरस्कार के रूप में देखा जाता।
जियाफू ने अपनी मुठियां भींच ली और आह भरते हुए कहा, इस साल की राह काफी प्रतिकूल थी। रास्ते में हम एकांतप्रिय ब्लड बैट्स, सेक्लूडेड ब्लड बैट्स के समूह से टकरा गए और हमने कई अच्छे लोगों को खो दिया। फिर ज्यूबी पर्वत पर हम पहाड़ी कोहरे में फंस गए और हमारी आगे यात्रा करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए हम काफी देर तक देरी से पहुंचे और भाई गुयू को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जब वे बात कर रहे थे तो उनका स्वर बहुत विनम्र था। गुयुए गांव को व्यापार करने के लिए हर साल व्यापारियों के कारवां की जरूरत होती थी और व्यापारियों के कारवां को भी पैसा कमाने के लिए व्यापार की जरूरत होती थी। हे, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आ रहे हैं। कृपया, कबीले ने भोजन और शराब तैयार कर ली है, मुझे आपके लिए स्वागत भोज का आयोजन करने दीजिए, बूढ़े भाई, गुयुबो ने अपना हाथ बढ़ाकर आमंत्रित करते हुए कहा। कबीले का मुखिया विनम्र है, बहुत विनम्र। जियाफू खुश हो गई। व्यापारियों का कारवां सुबह सुबह किंग माओ पर्वत की सीमा पर पहुंचा और दोपहर तक वे गुयुए गांव में पहुंच गए। जब शाम हुई तो गांव के आसपास का क्षेत्र अस्थायी दुकानों और स्टोरों से भरा हुआ था। सभी प्रकार के लाल, नीले, पीले और हरे रंग के ऊंचे तंबू बनाए गए थे और तंबुओं के बीच हर इंच की दूरी पर असंख्य छोटी छोटी दुकानें थीं। रात गहराने लगी थी, फिर भी क्षेत्र में अभी भी रोशनी थी। गांव से पैदल यात्रियों का एक अंतहीन प्रवाह उस क्षेत्र में उमड़ पड़ा। वहां नश्वर लोगों के साथ साथ गू मास्टर भी थे। छोटे बच्चे उत्साह से उछल रहे थे और वयस्क लोग त्योहार मनाने जैसी खुशी दिखा रहे थे। फेंग युआन भीड़ के साथ अकेले ही आगे बढ़ रहा था। भीड़ में हलचल मची हुई थी। लोगों के समूह या तो स्टालों के चारों ओर खड़े थे या फिर टेंट के प्रवेश द्वार से अंदर बाहर आते जाते रहते थे। आसपास का क्षेत्र अपना सामान बेच रहे व्यापारियों की चीख पुकार से भरा हुआ था। आओ आओ, देखो, शीर्ष पायदान ब्लू सी क्लाउड चाय हीट। इस चाय को पीने से आप परी की तरह खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये पीने वाला व्यक्ति नहीं है तो इसका उपयोग चाय गू को खिलाने और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह अपने मूल्य के लिए सस्ती कीमत वाली वस्तु है। एक टुकड़े की कीमत केवल 5 आदिम पत्थर है। ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल गू। एक गू मास्टर जो इस गू का उपयोग करता है वह गाय की ताकत के साथ फटने में सक्षम होगा। आप चले जा सकते हैं, लेकिन इसका पछतावा मत कीजिए। अंतरंग घास, उच्च गुणवत्ता वाली अंतरंग घास। हर कोई इस गुण को देखो, यह इतना ताज़ा है जैसे कि एक नया तोड़ा गया हो। 2 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े एक कौड़ी में, बहुत सस्ती कीमत। जैसे ही फेंग युआन ने यह सुना, उसके कदम थोड़े रुक गए, फिर वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। उसने एक शुतुरमुर्ग को 2 पहियों वाली एक हाथगाड़ी खींचते देखा। ठेले पर हल्के हरे रंग की जड़ी बूटियों का ढेर था। घास का प्रत्येक पत्ता 1 मीटर लंबा, पतला और लंबा था। उनकी औसत चौड़ाई एक नाखून के बराबर थी। घास की कुछ नुकीली नोकों पर लाल हृदयाकार फूलों की कलियां उगी थीं। अंतरंग घास, गू कृमि के पूरक भोजन प्रकारों में से एक था। इसका मूल्य इस तथ्य से निर्धारित था कि इसका उपयोग गू कृमि को खिलाने के लिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के साथ किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, फेंग युआन को मूनलाइट गू को भोजन देते समय हर भोजन में फूलों की पंखुड़ियों के 2 टुकड़े देने की आवश्यकता होती थी। यदि वह इसमें अंतरंग घास की एक पत्ती मिला दे तो मूनलाइट गू केवल एक पत्ती खाने से ही तृप्त हो जाएगा। अंतरंग घास की कीमत प्रति कैटी केवल 2 टुकड़े आदिम पत्थर है, जबकि चंद्र ऑर्किड की पंखुड़ी की कीमत प्रत्येक 10 टुकड़े पर एक आदिम पत्थर है। एक साधारण गणना से पता चल जाएगा कि गू को खिलाने के लिए इंटीमेट ग्रास को मिलाना अधिक लागत प्रभावी होगा। आधे महीने पहले, क्योंकि मैंने अकादमी में गाओ वान को मारने के लिए मूनलाइट गू का इस्तेमाल किया था, मुझ पर 30 आदिम पत्थरों का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि मो परिवार ने बाद में मुझे मुआवजे के रूप में 30 आदिम पत्थर दिए, इसलिए मुझे वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ। हाल के दिनों में मैंने 2 बार चोरी की है। मेरे पत्थरों की कुल संख्या 118 है। हालांकि हाल ही में मैंने लगातार मध्य चरण के आदिम सार को परिष्कृत करने और अपने छिद्र की 4 दीवारों का पोषण करने के लिए सार खर्च किया, और मैं हर दिन पत्थरों के 3 टुकड़ों का उपयोग करता था। गू को खिलाने की लागत, मेरे अपने दैनिक खर्च और लगातार हरी बांस की शराब खरीदने की लागत को जोड़कर मेरे पास अभी 98 टुकड़े हैं। जब से फेंग युआन ने एक व्यक्ति की हत्या की थी, तब से उसकी क्रूर और निर्दयी छवि छात्रों के दिलों में गहराई से बैठ गई थी और कुछ समय तक किसी ने भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं किया। इससे उसकी लूटपाट बहुत आसान हो गई, क्योंकि हर बार केवल बहुत कम लोग ही विरोध करने का साहस कर पाते थे। फेंग युआन ने अपने दिल में गणना की, फिर उसने अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाया और अस्थायी दुकानों के सेटअप के केंद्र में चलना जारी रखा। इंटीमेट ग्रास स्टॉल को लोगों के एक समूह ने घेर लिया था। वे सभी या तो गू मास्टर थे या छात्र, जो अपने हाथों में प्राचीन पत्थर लिए हुए थे और उसे खरीदने के लिए चिल्ला रहे थे। ऐसा नहीं था कि फेंग युआन के पास अंतरंग घास खरीदने के लिए पैसे की कमी थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। अगर मेरी याददाश्त सही है, तो वह मडस्किन टॉड उस स्टोर में होना चाहिए।
मेरे पिछले जन्म में एक गू मास्टर था जिसने इसे पहली रात को जुआ खेलने से प्राप्त किया था, इसलिए उसने बहुत अधिक कमाई की। मुझे जल्दी करनी होगी, मैं थोड़ा बचाने की कोशिश में बहुत कुछ नहीं खो सकता। जितना आगे चला गया वह उतना ही अधिक समृद्ध और खुशहाल होता गया। छोटे सड़क विक्रेताओं की संख्या कम हो गई जबकि बड़े टेंटों की संख्या बढ़ गई। वहां विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े टेंट देखने को मिले, लाल, नीले, हरे, पीले, विभिन्न आकार और साइज के, जिनमें से कई बेलनाकार आकार के थे। कुछ लोगों ने अपने तंबू के प्रवेश द्वार पर 2 द्वार स्तंभ खड़े कर दिए, जबकि अन्य ने उनकी जगह बड़े लाल लालटेन लटका दिए। अंदर कुछ तंबुओं में तेज रोशनी थी जबकि अन्य में मंद व अंधेरा था। फैंग युआन चलते हुए अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। अंततः वह एक भूरे रंग के तंबू के पास रुका। यह यही है, उसने तंबू को देखते हुए मूल्यांकन किया। इसके प्रवेश द्वार पर 2 स्तंभ थे और स्तंभों पर 2 पंक्तियों में विरोधाभासी दोहे खुदे हुए थे। 1 बाईं ओर लिखा था, साहस का छोटा सा प्रदर्शन, चारों ऋतुओं में सौभाग्य प्राप्त करें। दाहिनी ओर लिखा था, कौशल का बड़ा प्रदर्शन, चारों दिशाओं में अच्छी समृद्धि प्राप्त करें। बीच में एक और पंक्ति थी, भाग्य समय के साथ बदलता है। यह सही है, ये एक जुआ का अड्डा है। ये जुआघर लगभग 1 म्यू 2 जमीन पर फैला हुआ था। इसे एक बड़े आकार का तंबू माना जाता था। फैंग युआन अंदर चला गया। तंबू के अंदर एक तरफ काउंटरों की 3 पंक्तियां थीं। काउंटर पर एम्बर या जीवाश्म के टुकड़े पड़े थे। कुछ तो हथेली जितने बड़े थे, तो कुछ चेहरे जितने बड़े थे। कुछ ऐसे भी थे जो इनसे भी बड़े थे, उनकी ऊंचाई एक व्यक्ति जितनी थी। जाहिर है, ये काउंटर पर फिट नहीं हो सकता था, इसलिए इसे सीधे जमीन पर रखा गया। अन्य टेंट दुकानों से अलग, यहाँ सन्नाटा था। कई गुरु काउंटरों के सामने खड़े थे। कुछ लोग प्रदर्शन काउंटर पर रखे पत्थरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे, जबकि अन्य लोग जीवाश्मों को लेकर उन्हें अपने हाथों में लेकर रगड़ रहे थे। कुछ लोग अपने साथियों के साथ चुपचाप चर्चा कर रहे थे और कुछ लोग अपनी दुकान के क्लर्कों के साथ कीमत पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन चाहे वे जो भी चर्चा कर रहे हों, वे धीरे धीरे बोल रहे थे तथा दूसरों को परेशान न करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये एक रॉक जुआ अड्डा था। गू दुनिया में सभी प्रकार के गू थे, जो अलग अलग आकार, आकृति और विभिन्न प्रकार के प्रभावों के साथ आते थे। गू कृमियों के पास खाने के लिए अपना अपना भोजन होता है। भोजन के बिना वे मरने से पहले केवल कुछ समय ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन प्रकृति जीवन रूपों के प्रति उदासीन और दयालु दोनों थी। यदि उन्हें भोजन की कमी हो तो भी गू कृमियों के जीवित रहने की संभावना बनी रहती है। वह था शीतनिद्रा में जाना, स्वशील हो जाना। उदाहरण के लिए, यदि मूनलाइट गू के पास खाने के लिए मून ऑर्किड की पंखुड़ियां नहीं थीं, तो वह स्वयं सील हो सकती थी। यह अपनी शक्ति के संरक्षण को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, जैसे कि शीत निद्रा में गहरी नींद में चले जाना। इस समय न केवल उसके शरीर की नीली चमक लुप्त हो जाएगी, बल्कि वह पारदर्शी क्रिस्टल अवस्था से एक ग्रे चट्टान में बदल जाएगी, जो शेल खोल की एक परत से ढकी होगी। अंततः चट्टान की परत मोटी हो जाएगी और शिलाखंड में बदल जाएगी। या उदाहरण के लिए, शराब कीड़ा, यदि वह स्वयं सील हो जाए, तो वह अपने चारों ओर एक सफेद कोकून बना लेगा, अपने शरीर को सिकोड़ लेगा और कोकून के भीतर गहरी नींद में सो जाएगा। बेशक, सीलन और शीतनिद्रा की यह स्थिति हर गू कृमि के साथ नहीं होती। इसकी संभावना बहुत कम है तथा अधिकांश मामलों में गू कृमि शीत निद्रा में नहीं जाएगा, बल्कि भूख से मर जाएगा। केवल कुछ ही संख्या में गू कृमि विशिष्ट परिस्थितियों में स्वयं सील हो सकते हैं। कुछ गू मास्टर्स जो गलती से इन सीलबंद गू कृमियों की चट्टानों या कोकूनों को प्राप्त कर लेते हैं, वे उनके भीतर सोए हुए गू कृमियों को जगा देते हैं। इस प्रकार उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुछ गू गुरु इसके कारण सफल हुए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गू मास्टर की दुनिया में ऐसी स्थितियां अक्सर घटित होती रहती हैं, जो अक्सर नकली या वास्तविक अफवाहें होती हैं, जो लोगों को आशाएं और सपने देती हैं। इस रॉक जुआ अड्डे के पीछे के विचार का स्रोत इन अफवाहों से उत्पन्न हुआ। बेशक, ये सभी चट्टानें बाहर से एक जैसी दिखती थीं। इन्हें खोलने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या वास्तव में इनके अंदर गू कृमि छिपा है। इस तरह के एक छोटे आकार के चट्टान जुआघर में 10 में से 9 चट्टानें ठोस कोर वाली होती हैं, जिनके अंदर कोई गू कृमि नहीं होता। यदि चट्टान के अंदर गू कीड़े भी हैं, तो भी वे जीवित कीड़े नहीं हो सकते, उनमें से अधिकांश मृत गू हैं। लेकिन एक बार किसी को जीवित गू का जैकपॉट मिल जाए, तो अधिकांश स्थितियों में वह बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकता है। यदि गू कृमि एक दुर्लभ प्रजाति है, तो वे या तो जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है और उनका भाग्य लूट लिया जाता है। फैंग युआन अपने दिल में ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा था, क्योंकि वह इन दरवाजों के बाहर की स्थिति से अच्छी तरह परिचित था। अपने पिछले जीवन में वह एक व्यापारी कारवां में भाग ले चुका था और रॉक जुआ अड्डे में क्लर्क के रूप में काम कर चुका था।
कुछ समय बाद उसने अपना स्वयं का रॉक जुआ अड्डा भी संचालित किया, जो इस अड्डे से भी बड़ा था। ये एक मध्यम आकार का रॉक जुआ अड्डा था। वह कुछ जुआरियों को ठगने में सफल रहा तथा कई बार गलत निर्णय भी लिया, जिससे अन्य जुआरियों को बहुमूल्य गू कीड़ा जीतने का मौका मिल गया। फैंग युआन कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। अपने चारों ओर एक नज़र डालने के बाद वह धीरे धीरे बाईं ओर काउंटर की ओर चला गया। काउंटर के पीछे हर कुछ मीटर पर एक दुकान सहायक मौजूद था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों थे। उनकी कमर पर हरे रंग का बेल्ट लटका हुआ था, जिससे पता चलता था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि प्रथम श्रेणी के गूस्वामी थे। इनमें से अधिकांश प्रारंभिक चरण थे, जबकि कुछ चयनित मध्य चरण थे। काउंटर के सामने फैंग युआन को देखकर पास खड़ी एक महिला गू मास्टर उसकी ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, युवा मास्टर, आपको किस गू कीड़े की जरूरत है? इस काउंटर पर प्रत्येक पत्थर 10 आदिम पत्थरों के मूल्य पर बेचा जाता है। यदि यह आपका पहला प्रयास है, तो क्यों न आप सही काउंटर पर जाएं, वहां पर पत्थर केवल 5 प्राइमल पत्थरों पर बेचे जाते हैं। यदि आप रोमांच की तलाश में हैं, तो आप बीच में स्थित उच्च श्रेणी के काउंटर पर जा सकते हैं। वहां बिकने वाले पत्थर 20 प्राइमल पत्थरों के बराबर हैं। ये एक अनुभवी महिला गू मास्टर थी, जो काफी समय से रॉक जुआ अड्डे पर काम कर रही थी। उसने अंदर आए फैंग युआन को देखा और उसके रूप, उम्र और कद आदि से ये निर्धारित किया कि वह एक छात्र था। जो लोग जुआ खेलने आए थे वे सभी गू मास्टर थे। छात्रों को द्वितीय श्रेणी के गू गुरु माना जाता था, जिन्होंने अभी अभी अपनी साधना शुरू की थी। चूंकि वे अक्सर अपने गू कीड़ों को खिलाने के कारण वित्तीय रूप से तंग रहते हैं, तो वे पत्थरों पर जुआ खेलने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? छात्र आमतौर पर इसे सिर्फ देखने और आंखें खोलने वाला अनुभव प्राप्त करने तथा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आते हैं। अधिकांश लोग केवल खिड़की से खरीदारी करने वाले होते थे, हालांकि यदि कुछ के पास संपन्न परिवार होते थे, तो वे इसे खरीदने का प्रयास करते थे। लेकिन अधिकांश ने केवल सबसे सस्ता जीवाश्म ही खरीदा। इस प्रकार महिला गू मास्टर को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन कितने पत्थर खरीद सकता है। पहले मुझे चारों ओर देखने दो। फैंग युआन ने भावशून्यता से उसकी ओर सिर हिलाया, फिर गंभीरता से ढेर की ओर देखने लगा। उनकी याद में यह इस विशेष रॉक जुआ अड्डे में इस काउंटर पर होना चाहिए। लेकिन 500 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। कई चीजें उसके लिए पहले से ही अस्पष्ट थीं, खासकर तब जब 500 साल की याददाश्त बहुत बड़ी क्षमता थी। इसलिए ईमानदारी से कहें तो फैंग युआन स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता था। उन्हें केवल इतना ही याद है कि इस वर्ष कारवां के आगमन की पहली रात को एक भाग्यशाली पक्षी ने 10 प्राचीन पत्थर खर्च करके बैंगनी सोने जैसी चमक वाला एक जीवाश्म खरीदा था। जब उन्होंने इसे मौके पर ही खोला तो उन्हें एक मडस्किन टोड मिला। बाद में इस टोड गू को किसी अन्य व्यक्ति ने खरीद लिया, जिससे उसे आदिम पत्थरों का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त हुआ। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ लीं। इस काउंटर पर बैंगनी सुनहरे चमक वाले जीवाश्मों की संख्या 20 तक थी। किस चट्टान में मडस्किन टोड छिपा हुआ था? यहाँ प्रत्येक पत्थर 10 प्राचीन पत्थरों के मूल्य पर बेचा गया। इस समय फैंग युआन के पास 98 आदिम पत्थर थे और वह अधिकतम 9 टुकड़े ही खरीद सकता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह इस तरह से गिनती नहीं कर सकता था। किसी भी प्रकार के जोखिम और जुए में परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। फैंग युआन अब उन जुआरियों की तरह नौसिखिया नहीं था, जो सोचते थे कि उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। जो लोग यह सोचते थे कि वे भाग्य के धनी हैं, वे प्रायः स्वयं भाग्य के चंगुल में फंस जाते थे। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मुझे जीवित रहने के लिए कुछ आदिम पत्थरों को बचाना होगा, साथ ही अपने गू कृमियों के लिए भोजन भी खरीदना होगा। उन्होंने गिनती की और सबसे बुनियादी आरक्षण के तहत वे अधिकतम 7 जीवाश्म खरीद सके। ये चट्टान बैंगनी सोने की तरह सितारों की तरह बिंदुओं से युक्त है, लेकिन यह एक पैनकेक की तरह सपाट है। निश्चित रूप से इसके अंदर कोई मडस्किन टोड नहीं है। इस आभूषण का रंग आकर्षक बैंगनी सुनहरा है, लेकिन यह मुट्ठी भर के आकार का है। यदि वास्तव में अंदर मडस्किन टोड है, तो चट्टान कम से कम 30% बड़ी होनी चाहिए। ये बैंगनी सोने का जीवाश्म, वैसे तो ये बड़ा है, लेकिन इसकी सतह अत्यंत चिकनी है, जबकि मडस्किन टोड की त्वचा खुरदरी और असमान होती है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। फैंग युआन ने रद्दीकरण की विधि का उपयोग करते हुए निरीक्षण और मूल्यांकन जारी रखा। जब गू कृमि स्वयं को सील करने के बाद शीत निद्रा में चले जाते हैं, तो वे प्राकृतिक जीवाश्म बन जाते हैं, तथा विश्व की अधिकांश पहचान विधियों से उनका पता नहीं लगाया जा सकता। शेष पता लगाने की विधियां बहुत कठोर थीं, और एक बार प्रयोग करने पर यह तुरंत ही उस गू कृमि को मार देती थी जो मुश्किल से जीवित होता है। इस प्रकार जब गू मास्टर्स चट्टानों का चयन करते हैं, तो वे केवल अपने अनुमान, अनुभव और भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ी सी सहज प्रवृत्ति पर भी निर्भर होते हैं। अन्यथा इसे जुआ नहीं कहा जाएगा। बेशक
इस विशाल दुनिया में अनगिनत आश्चर्य हैं, और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि एक अत्यंत कोमल जांच विधि मौजूद है जो गू मास्टर को यह जानने की अनुमति देती है कि चट्टान में गू कीड़ा है या नहीं। फेंग युआन ने अपने पिछले जीवन में ऐसी अफवाहें सुनी थीं, लेकिन प्रयोग करने के बाद पाया कि ये सब झूठ था। फेंग युआन ने निजी तौर पर अनुमान लगाया, यदि ऐसी कोई विधि वास्तव में मौजूद है तो यह एक छिपी हुई विरासत होगी जिसे कुछ रहस्यमय लोगों के हाथों में नियंत्रित किया जाता है, जिसका जुआ व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंग माओ पर्वतीय क्षेत्र के आसपास यह अभी भी शांत था, लेकिन जितना अधिक पूर्व की ओर बढ़ा, जुआघर उतने ही समृद्ध होते गए। बाइटो 3 पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक पारिवारिक गांव का अपना जुआघर था। कुछ बड़े बड़े किलों में तो बड़े बड़े जुआघर भी बने हुए थे। 3 गांव जो अपने रॉक जुए के लिए प्रसिद्ध थे वे थे पानशे 4 गांव, गुम्यू 5 गांव और कैंग जिंग 6 गांव, जहां बड़े बड़े जुआ अड्डे भी थे। इन तीनों विशाल जुआ अड्डों का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। वर्तमान में उनका व्यवसाय अभी भी फल फूल रहा था तथा जुआरियों की संख्या अनगिनत थी। किसी के द्वारा क्लीन स्वीप करने जैसी स्थिति कभी नहीं आई थी। वर्तमान में जिस तंबू में फेंग युआन था उसे केवल एक छोटे आकार के जुआघर के रूप में ही वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि कोई अन्य 15 वर्ष का बच्चा आता तो वह निश्चित रूप से सभी विभिन्न जीवाश्मों को देखकर भ्रमित हो जाता, और यदि वह किसी एक को चुन भी लेता तो वह यादृच्छिक अनुमान के आधार पर चुनता। लेकिन फेंग युआन अलग था। सबसे पहले वह उत्तर का एक हिस्सा पहले से ही जानता था, इसलिए उसकी खोज सीमा 30 से भी कम हो गई। बेशक इन 20 टुकड़ों में से एक चट्टान को ढूंढना भी बेहद कठिन था, लेकिन अपने 500 वर्षों के अनुभव को आधार बनाकर तथा इतनी समृद्ध सूचना के आधार पर उन्होंने कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद बैंगनी सोने के जीवाश्म के 6 टुकड़े चुने जो इस मानदंड के सबसे उपयुक्त थे। उन्हें इस बात पर 80% विश्वास था कि मडस्किन टोड इन 6 जीवाश्मों में से किसी एक के भीतर शीत निद्रा में था,